हेलो बच्चों, तो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 8 को। और यह चैप्टर है जीव जनन कैसे करते हैं। तो आपने क्लास 8 में भी पढ़ लिया है जीव जनन के बारे में। तो जनन का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है कि अपने ही जैसे संतति का उत्पन्न करना। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक कुत्ता है तो वह अपने ही जैसे बच्चे को जन्म देता है, एक आदमी है तो वह अपने ही जैसे बच्चे को जन्म देता है। ठीक इसी प्रकार से एक पौधा है, जैसे कि मान लीजिए आम का पौधा है तो उसका जो बीज होगा उससे आम का ही पौधा बनता है। तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं, जनन कहते हैं। तो जनन को आप इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करते हैं। तो जनन कैसी प्रक्रिया है? जिसमें सभी सजीव अपने ही जैसे जीव का उत्पत्ति करते हैं। तो यहाँ पर बहुत एक खास बात है जो कि आपको पहले ही चैप्टर के शुरू में ही पढ़ाया गया है कि आखिर कोई भी सजीव है वह अपने ही जैसे संतति को क्यों जन्म देता है, अपने ही जैसे बच्चे को क्यों जन्म देता है। आखिर क्या बात है कि यदि हम लोग देखें कि एक आम का पौधा है तो उसका जो बीज है उसको लगाया जाएगा तो फिर आम का ही पौधा बनेगा, और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। या फिर क्या बात है कि एक मनुष्य का बच्चा, यानी कि एक मनुष्य से जब बच्चा पैदा होगा तो वह भी मनुष्य ही होगा, मतलब मनुष्य के तरह ही उसके सारे लक्षण होंगे। तो ऐसी क्या बात है? तो इसी को हम लोगों को अभी देखना है। चैप्टर के शुरू में इसी का वर्णन किया गया है। तो चलिए हम लोग इसी को थोड़ा देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या बात है कि सजीव अपने ही जैसे ऑर्गेनिजम्स को या जीव को पैदा करते हैं। तो इसके लिए आपने एक वर्ड सुन रखा है, डीएनए। तो आपको डीएनए के बारे में बहुत विस्तृत जानना पड़ेगा कि आखिर ये डीएनए के थ्रू कैसे माता पिता के जो गुण हैं उसके संतान में जाते हैं। तो इसे ही मैं आपको डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। तो आप धीरे धीरे करके इसको समझने का कोशिश करिए, क्योंकि हो सकता है ये थोड़ा मुश्किल भी हो। तो इस डीएनए को ही हम लोग अभी थोड़ा पढ़ते हैं। तो चलिए मैं बताता हूं आपको धीरे धीरे करके। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जितने भी सजीव हैं वो किस चीज के बने होते हैं? वह सेल के बने होते हैं। सेल जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका। और कोशिका में क्या होता है? नाभिक होता है। और जितने भी सजीव हैं वह उनका कोशिका होगा। कोशिका 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 में क्या होगा? नाभिक होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। और उसमें पाया जाता है गुणसूत्र। क्या पाया जाता है? गुणसूत्र, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम बोलते हैं। तो धीरे धीरे एक एक पॉइंट आप जानते जाइए। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी है, जैसे मेरा बॉडी है, एक प्लांट का बॉडी है, एक खरगोश का बॉडी है, उसका बॉडी किस चीज से बना हुआ है? कोशिका से बना हुआ है। उस कोशिका में क्या पाया जाएगा? नाभिक पाया जाएगा। उसमें क्या पाया जाता है? गुणसूत्र पाया जाता है। तो अभी एक और खास बात आपको समझना है कि ये जो गुणसूत्र होता है उसका संख्या निश्चित होता है। उसका जो संख्या होता है वह क्या होता है? निश्चित होता है। जैसे यदि हम लोग मनुष्य की बात करें तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46 है। जैसे कि आप मटर की बात करें तो मटर में गुणसूत्रों की कितनी संख्या है? 14 है। इसी प्रकार से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें ये गुणसूत्र का संख्या क्या होता है? एकदम फिक्स होता है। जैसे कि मान लीजिए एक मनुष्य है तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई? 46। तो उसका जो चाइल्ड है, उसका जो बेबी है, उसमें भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? 46 ही होनी चाहिए। ना इसको बढ़ना चाहिए ना इसको घटना चाहिए। तो अब आपने समझ लिया इतनी बातें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे सारी बातें मैं आपको बताते चल रहा हूं। तो अब हम लोगों को देखना है कि ये गुणसूत्र किस चीज का बना होता है। तो ये गुणसूत्र बना होता है डीएनए का, और प्लस इसमें क्या रहता है? प्रोटीन। क्या आपने सीखा? कोशिका, मनुष्य का शरीर या जितने भी सजीव है उनका शरीर किससे बना है? कोशिका से। कोशिका में क्या होगा? गुणसूत्र होगा। और गुणसूत्र किससे मिलके बना होता है? डीएनए और प्रोटीन से मिलके बना होता है। तो यही है डीएनए। यही डीएनए में होंगे जीन। क्या होंगे? जीन। यानी का डीएनए का एक टुकड़ा जो कि
बहुत सारे कार्य को करेगा, यानी कि बहुत सारे प्रोटीन का आगे निर्माण करेगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? जीन। और यही जो जीन है वह क्या करता है? माता पिता के गुण को उनके संतान में ले जाता है, संतान तक ले जाता है। इस प्रकार से आपने समझा, क्या समझा? कि कोशिका में नाभिक में क्या हो गया? गुणसूत्र, और गुणसूत्र में क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए प्रेजेंट होता है। और यही इसी डीएनए में क्या होगा? जीन होगा, जो कि माता पिता के गुण को उसके संतान में ले जाएगा। इसका मतलब हो गया कि इसी जीन के कारण, या फिर बोले डीएनए के कारण, जो माता पिता के गुण हैं उसके संतान में जाते हैं। तो चलिए इसको हम लोग और अच्छे से देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लोग अब रिप्रोडक्शन का सीधे बात करें, तो मान लीजिए हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यदि बात करें, जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मान लीजिए कि एक अमीबा है। ये क्या है? मान लीजिए अमीबा है। तो अमीबा में जो रिप्रोडक्शन होता है, जनन होता है, वह द्विखंडन विधि से होता है। मतलब ये टूट जाएगा बीच से, और एक अमीबा से कितना अमीबा बनेगा? 2 अमीबा। ये देखिए, एक अमीबा से कितना अमीबा बन गया? 2 अमीबा। तो अब ये जो अमीबा है उसका संतान कैसा होगा? तो अमीबा के जैसा होगा। क्यों होगा? तो अब बात आप समझ गए, क्योंकि ये जो सेल है उसमें क्या होगा? नाभिक होगा, नाभिक में क्रोमोसोम होगा, तो इस क्रोमोसोम में क्या होगा? डीएनए होगा। तो जब एक अमीबा से यहां पर 2 अमीबा बनेगा, तो 2 अमीबा में क्या आएगा? डीएनए आएगा। यहां भी क्या प्रेजेंट होगा? डीएनए, और यहां भी क्या प्रेजेंट होगा? डीएनए। और ये डीएनए क्या करेगा? अमीबा के सारे गुण को उसके जो चाइल्ड है, या फिर यह चाइल्ड ना कह के बोले ऑफस्प्रिंग है, उसमें वह लाएगा। तो इसे ही हम लोग क्या बोल रहे हैं? जनन बोल रहे हैं। तो ये जो अमीबा के सारे गुण हैं वो किसके द्वारा उसके नेक्स्ट जनरेशन में आ रहे हैं? डीएनए के द्वारा आ रहे हैं। इस तरीके से आपने समझ लिया क्या कि डीएनए के द्वारा ही माता पिता के गुण उसके संतान में आते हैं। तो इसी को हम लोगों को आनुवांशिकता जो चैप्टर है उसमें पूरा डिटेल में पढ़ना है। तो यहाँ भाई और खास बात समझिए। अब यहाँ पर आपके बुक में एक प्रश्न है कि प्रजनन के समय डीएनए का दोगुना होना क्यों जरूरी है। तो यहाँ पर आप अच्छा से देख पा रहे हैं, क्योंकि एक सेल है, उसी से उसका अमीबा, मान लीजिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन, तो उसी से नए संतति का निर्माण हो रहा है। तो यदि यहां पर ये जो डीएनए है वह संख्या में दोगुना नहीं होगा, तो यहां पर और यहां पर दोनों में कैसे आ पाएगा? यही कारण है कि ये डीएनए क्या होता है? डबल होता है, दोगुना हो जाता है। तो ये तो था अलैंगिक जनन का बात। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा लैंगिक जनन का बात। लैंगिक जनन में किस प्रकार से डीएनए जो है वह माता पिता से उसके संतान में आता है, और किस प्रकार से डीएनए माता पिता के संतान को माता पिता के गुण को उसके संतान तक लाता है। तो चलिए इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण है ह्यूमन का। तो ह्यूमन में मान लीजिए एक मेल है, ठीक है, और एक क्या है? फीमेल। तो आप जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हम लोग यदि बात करेंगे तो इसमें एक होगा मेल और दूसरा क्या हो गया? फीमेल। तो लैंगिक जनन में 2 पार्टनर्स का होना बहुत ही जरूरी है। तो यहां पर जो मेल होते हैं उनमें बनता है स्पर्म। क्या बनता है? स्पर्म, जिसे हम लोग आगे पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। और यहां जो फीमेल है उससे बनता है ओवम, जिसे हम लोग अंडा भी कहते हैं। तो यहां पर देखेंगे ये जो मेल है उसमें क्या बना? उसमें बन रहा है स्पर्म, जो कि क्या है? इसके बॉडी में जनरेट हो रहा है। तो कैसे जनरेट हो रहा है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये एक सेल है, स्पर्म ही क्या है? एक सेल है। और फीमेल में क्या बन रहा है? अंडा, अंडाणु, या इसको भी ओवम बोल सकते हैं इंग्लिश में हम लोग। तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर ये जो फादर हो गया, मेल मतलब क्या हो गया? फादर। तो फादर का गुण उस किस में आया? स्पर्म में आया। और ये मदर है, मदर का गुण किस में आया? ओवम में आया। तो कैसे आया? डीएनए के थ्रू। यानी कि यहां पर आ गया आपका डीएनए। स्पर्म में क्या प्रेजेंट होगा? डीएनए। और यहां ओवम में भी क्या प्रेजेंट होगा? डीएनए। फिर ये दोनों आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद जाइगोट बनाते हैं।
तो यहां पर इन दोनों का डीएनए आपस में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, यानी कि फादर का डीएनए और मदर का डीएनए यहां पर आया। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये मनुष्य हैं, तो मनुष्य का गुण उसके संतान में कैसे आ रहा है, डीएनए के थ्रू आ रहा है। और कैसे आया, तो स्पर्म के थ्रू आया, ओवम के थ्रू आया। तो यहां पर क्या खास बात हो गया, यहां पर यह खास बात हो गया, ये जो बच्चा है उसमें माता का भी गुण आ गया और पिता का भी गुण आ गया। और कैसे आया, तो डीएनए के थ्रू आ गया। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि माता पिता के गुण कैसे उसके संतान में आते हैं। तो ये अब आपको क्लियर है कि वो कैसे आते हैं, डीएनए के थ्रू आते हैं। लेकिन कुछ और बात आपको जानना है, और वह है कि क्या माता पिता के गुण उसके संतान में आ रहे हैं, तो क्या यह जो संतान है एकदम अपने माता पिता के जैसा होगा या कुछ उसमें बदलाव आएगा। और उसी बदलाव को हम लोग कहते हैं वेरिएशन। और वेरिएशन जो होता है उसको हिंदी में क्या बोलेंगे कि असमानता। यहां पर कुछ ना कुछ इसमें असमानता होगा। तो यही हम लोगों को देखना होता है कि माता पिता से उसके संतान में कुछ विभिन्नता आती है, कुछ डिफरेंसेस आते हैं, तो वो कैसे आते हैं। तो वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि कैसे आते हैं। तो वो दो तरीका से आते हैं। तो चलिए हम लोग फिर से शुरुआत करते हैं। कुछ मैंने आपको शुरू में बताया था। देखिए शुरू में मैंने क्या बताया कि यह कोशिका, कोशिका में क्या पाया जाता है, कोशिका में नाभिक पाया जाता है। और उसमें क्या पाया जाता है, उसमें गुणसूत्र पाए जाते हैं। और इस गुणसूत्र में क्या होता है, डीएनए होता है। तो अब यहां पे आपको ध्यान देना है कि जो एक डीएनए है, एक डीएनए वो इस प्रकार से डबल स्ट्रैंड का होता है। और इस डीएनए में जब एक डीएनए से दो डीएनए बनना होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक डीएनए से कितना डीएनए बनना होगा, दो डीएनए, ताकि फिर वो आगे जा सके। तो जब एक डीएनए से दो डीएनए बनना होगा इस प्रकार से, तो ये पहले दो स्ट्रैंड है वो अलग हो जाएंगे और फिर ये नया डीएनए ऐसे बनाते हैं। तो एक डीएनए से कितना डीएनए बन गया, दो डीएनए। तो अभी मैंने बताया कि माता पिता कि जो बच्चे होते हैं उनमें कुछ असमानता हो सकती है। तो ये जो असमानता है वो कैसे हो सकता है, यहां हो सकता है कि मान लीजिए जब एक डीएनए से दो डीएनए बन रहा था तो उसमें कुछ असमानता आ गया हो, विभिन्नता आ गया हो, वेरिएशन आ गया हो। तो एक चीज तो ये हो गया जहां पर विभिन्नता आ सकती है, वेरिएशन आ सकती है। और यही कारण है कि माता पिता के जो संतान है एग्जैक्टली वैसे ही नहीं रहते, उनमें कुछ ना कुछ क्या होता है, विभिन्नता होता है, अंतर होता है। और दूसरा अंतर कहाँ हो सकता है, दूसरा अंतर मैंने जैसे बताया कि ये जो गुणसूत्र है, गुणसूत्र का संख्या क्या होना चाहिए, एकदम फिक्स होना चाहिए, ना कभी घटना चाहिए ना कभी बढ़ना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि गुणसूत्र का संख्या ये जो सेल है उसके डिवीजन के टाइम में बदल जाए, मतलब मान लीजिए कि ये संख्या क्या हो जाए 46, ह्यूमन में कितना होता है 46 होता है, और ये बदल के हो जाए 47। तो ये कैसे होगा, इसको पूरा डिटेल में आप आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे। लेकिन बस आप यही समझ लीजिए कि गुणसूत्र का संख्या क्या हो गया, बदल गया। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया जहां पर क्या आ सकता है, विभिन्नता आ सकता है, वेरिएशन आ सकता है। तो जो आगे का चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद वाला चैप्टर आनुवांशिकता वाला, उसमें तो ये सारी चीजें आपको जाननी होंगी, बिना इसके आप कुछ भी नहीं समझ सकेंगे। तो जो हम लोगों का ये चैप्टर 8 है उसमें ये सारी चीजें हम लोगों को पढ़नी थी, जो मैंने आपको बताया शुरू में, यही सारा चीज पढ़ना है। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है कि जनन कितने प्रकार का होता है। तो हम लोग पढ़ेंगे जनन दो प्रकार का होता है, पहला होता है अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। तो इन सारे चीज़ों को हम लोग आगे पढ़ेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर अब हम लोगों को देख लेना है वेरिएशन के बारे में, जो हम लोगों ने बोला विभिन्नता के बारे में। तो यहाँ पर विभिन्नता का क्या महत्व है, तो विभिन्नता का क्या महत्व है यहाँ पर दो मैं बता देता हूं। लंबे समय तक प्रजाति की उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी होता है और जैव विकास का ये आधार है। तो ये दो चीज मैं बता रहा हूं कि ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। तो पहला चीज हम लोगों को क्या जानना है कि ये जो विभिन्नता आएगा उस स्पीसीज को, उस जीव तक, इस पृथ्वी पर लंबे समय तक बनाए रखेगा।
कैसे, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। मान लीजिए कि कोई एक मनुष्य है, ये मनुष्य है और ये क्या कर रहा है, ये बाहर के मान लीजिए कि 35 डिग्री टेम्परेचर को ये क्या कर रहा है, बर्दाश्त कर रहा है। 35 डिग्री टेम्परेचर को क्या कर दे रहा है, इसका बॉडी बर्दाश्त कर रहा है। अभी मान लीजिए कि आज जो हमारा पृथ्वी है वहां पर ये 35 डिग्री टेम्परेचर को क्या कर रहा है, बर्दाश्त कर रही है, मान लीजिए आप। तो क्या पृथ्वी हमेशा ऐसा ही रहेगा? क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि कभी पृथ्वी पे ठंडा होते जाए या फिर गर्मी बढ़ते जाए? तो चलिए इसमें भी हम लोग मान लेते हैं कि पृथ्वी धीरे धीरे क्या होते जाएगा, गर्म होते जाएगा। तो मान लीजिए लाखों साल बाद पृथ्वी का टेम्परेचर क्या हो जाए, मान लीजिए 75 डिग्री पहुंच जाए। अभी जो ऑर्गेनिज्म हम लोग जी रहे हैं, मान लीजिए 35 डिग्री पे जी रहे हैं और लाखों सालों बाद पृथ्वी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 75 डिग्री। तो क्या जो अभी हम लोग यहाँ पर हैं वो सरवाइव करेंगे, वो जीवित रहेंगे? तो आंसर है नहीं, हम लोग क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। नेचर क्या करेगा, हमें मार देगा। तो यहीं पर विभिन्नता का रोल आता है, वेरिएशन का रोल आता है कि जैसे जैसे मान लीजिए यहाँ पृथ्वी का वातावरण चेंज हो रहा है, ठीक उसी प्रकार से हमारा बॉडी भी साल दर साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 1000 साल में धीरे धीरे यदि परिवर्तित हो रहा है तो हमारा बॉडी इस नेचर के अनुरूप बदल सकता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनुकूलन बोलते हैं। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनुकूलन। मतलब जैसे जैसे नेचर चेंज हो रहा है हमारा बॉडी में भी कुछ ना कुछ वेरिएशन आ रहा है। हमारे बॉडी में कहने का मतलब हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन आ रहा है, उसके नेक्स्ट, उसके नेक्स्ट, उसके नेक्स्ट, उसमें भी क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ वेरिएशन आ रहा है। तो हो सकता है कि लाखों सालों बाद जो हमारे जो नए संतति आ रहे हों उनमें वह वेरिएशन हो, उसमें उनमें वह विभिन्नता आ जाए जो कि नेचर के साथ वो टाई कर सके। मतलब कि नेचर जैसे जैसे बदल रहा उस हिसाब से वह भी चेंज कर रहा होगा। तो क्या होगा कि वह जीव सरवाइव कर सकेगा। तो यही यहाँ पर फायदा है, किस चीज का, यहाँ पर वेरिएशन का यही फायदा है, या फिर बोले कि यहाँ विभिन्नता का यही फायदा है कि कोई ऑर्गेनिज्म अपने वातावरण के अनुकूल बदल सकता है। तो यहाँ पर आप दो चीज आपको और याद रखना है, दो चीज। पहला, जनन में हम लोग यहाँ पर देखना है कि एक होता है लैंगिक जनन, एक होता है अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन में ये विभिन्नता बहुत कम आती है और लैंगिक जनन में ये विभिन्नता बहुत ज्यादा आती है। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं सारे चीजों को। तो पार्ट 2 में हम लोग देखते हैं कि ये जो जनन है या फिर ये जो रिप्रोडक्शन है वो कितने प्रकार का होता है। तो ये 2 प्रकार का होता है। पहले को हम लोग कहते हैं अलैंगिक जनन और दूसरे को क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन। आइए हम लोग देखते हैं कि लैंगिक जनन में क्या होता है और अलैंगिक जनन में क्या होता है। तो पीछे के वीडियो में भी थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कि अलैंगिक जनन में एक ही जीव के द्वारा फिर आगे उसके संतति की उत्पन्न होती है और ये अलग अलग प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अलैंगिक जनन के कुछ विशेषताओं को। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। तो सबसे पहला, एकल जीव नए जीवन को उत्पन्न करते हैं या फिर नए जीव को उत्पन्न करते हैं। यहाँ जीवन नहीं बोलेंगे, नए जीव को उत्पन्न करते हैं। तो पहला क्या हो गया, एकल जीव। एकल जीव कहने का मतलब क्या हो गया कि एक ही ऑर्गेनिज्म से उस नए ऑर्गेनिजम्स का निर्माण होता है। जैसे कि मैंने पीछे की वीडियो में आपको अमीबा का उदाहरण बताया था। तो अमीबा क्या हो गया, एकल जीव हो गया। और जब इसी से फिर नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अलैंगिक जनन। ठीक इसी प्रकार से मान लीजिए कि आपके पास एक पौधा है और आपने क्या किया, पौधा को काट कर यहां पर लगा दिया। मतलब यहां पर आपने उसका कटिंग किया और उसको लगाया और उससे फिर नया पौधा बनेगा। तो यह भी क्या हो गया, अलैंगिक जनन हो गया। तो ये तो हो गया अलैंगिक जनन। तो अब हम लोग यदि बात करें कि लैंगिक जनन क्या होता है, तो लैंगिक जनन में एक बहुत महत्वपूर्ण आपको जानकारी रखनी है कि जब यहां पर स्पर्म, जिसे हम लोग बोलेंगे शुक्राणु, और ओवम, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, अंडाणु। तो जब शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से नए संतति उत्पन्न होते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लैंगिक जनन। या फिर दूसरे शब्दों में बोलें कि इसको हम लोग बोलेंगे मेल गैमीट और इसको क्या बोलेंगे, फीमेल गैमीट। तो जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के मिलने से संतति की उत्पत्ति होगी तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसको लैंगिक जनन।
तो मुख्य रूप से लैंगिक जनन में आप देखेंगे कि ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स में एक होगा मेल और दूसरा क्या होगा, फीमेल। ठीक है, तो मेल और फीमेल, मेल में क्या बनेगा, शुक्राणु बनेगा, फीमेल में क्या बनेगा, अंडाणु बनेगा, और फिर इनका मिलन होगा, मिलने के बाद यहाँ पर जाइगोट बनेगा और उससे फिर बेबी बनेगा, ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो इस प्रकार से जो रिप्रोडक्शन होगा, जनन की प्रक्रिया होगी, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लैंगिक जनन। तो यहां पर यही खास बात आपको देखना है कि लैंगिक जनन में यहां पर माता और पिता दोनों अलग अलग होंगे, और माता से फिर देख सकते हैं आप अंडाणु बनेगा, पिता से शुक्राणु बनेगा, और फिर इनके मिलने से नए संतति की उत्पत्ति होगी। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, लैंगिक जनन। लेकिन एक बात आपको खास यहां पर याद रखना है कि हमेशा प्रत्येक स्थिति में ऐसा नहीं है कि मेल और फीमेल अलग हों, यानी कि पुरुष और मादा अलग अलग हो, क्योंकि आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। यदि हम लोग एक फ्लावर की बात करें, फूल की बात करें, तो आप देखेंगे कि उसमें फीमेल पार्ट भी होता है, मतलब मादा वाला भाग भी होता है, और यहाँ पर मेल पार्ट दोनों एक ही साथ होते हैं, मतलब एक ही जगह दोनों उपस्थित होंगे। तो यहाँ पर ये सिर्फ एक ही प्लांट होता है, एक ही प्लांट में दोनों हो सकते हैं। तो यदि हम लोग लैंगिक जनन में बोलें कि माता और पिता अलग अलग होंगे, तो वो तो ठीक है, लेकिन वो दोनों एक ही साथ कभी हो सकते हैं। जैसे कि फ्लावर में जब हम लोग लैंगिक जनन पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये बात समझ में आएगी कि वो अलग होना जरूरी नहीं है, एक ही फ्लावर में मेल भी हो सकता है और एक ही फ्लावर में फीमेल भी हो सकता है। तो चलिए कुछ और बातों को हम लोग देख लेते हैं अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो बहुत बार एग्जाम में आपको पूछ लिया जाता है कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में क्या करिए, आप अंतर करिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या अंतर हम लोग बना सकते हैं। तो पहला अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन में एक ही एकल जीव होता है। क्या होता है, एकल जीव। लेकिन लैंगिक जनन में माता और पिता क्या होते हैं, पिता क्या होंगे, अलग अलग होंगे। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि सभी स्थितियों में माता पिता अलग अलग होंगे, ऐसा बात नहीं है। एक ही फ्लावर में दोनों मौजूद हो सकते हैं, ये मैंने आपको बताया, लेकिन आप एग्जाम में यहां पर इस प्रकार से लिख सकते हैं। दूसरा यह है कि अलैंगिक जनन बहुत अलग अलग प्रकार का होता है, ये बहुत डिफरेंट प्रकार का हो सकता है। लेकिन लैंगिक जनन में अलग अलग प्रकार नहीं होता है आपका, बस एक ही प्रकार से लैंगिक जनन आपका हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे ये जो अलैंगिक जनन है, इसमें विभिन्नता बहुत कम आता है। लेकिन आप देखेंगे कि लैंगिक जनन है, इसमें विभिन्नता ज्यादा आता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये मैंने आपको पीछे की वीडियो में बताया कि विभिन्नता कैसे आता है। तो डीएनए में परिवर्तन के कारण आ सकता है, या फिर गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण आ सकता है। तो ये पीछे के वीडियो को आप देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अलैंगिक जनन में विभिन्नता बहुत कम आता है, नाम मात्र को आता है, जबकि लैंगिक जनन में काफी ज्यादा विभिन्नता आता है। ये आपको याद रखना है, आपको नेक्स्ट चैप्टर में भी ये सारी चीजें पढ़नी है। इसके बाद और भी कुछ चीज आप लिख सकते हैं, कुछ एक दो पॉइंट्स अपने बुक से देख के। तो ये आप मुख्य रूप से अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में विभिन्नता लिख सकते हैं। एक जो और है वो मैं आपको बता दे रहा हूं कि अलैंगिक जनन में यहां पर कोई भी गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन लैंगिक जनन में यहां पर गैमीट का फॉर्मेशन होता है। नर व मादा युग्मक बनते हैं, तो गैमीट यहां पर युग्मक हो गए, तो यहां पर युग्मक बनेगा और यहां पर युग्मक नहीं बनेगा। ठीक है, तो अलैंगिक में युग्मक का निर्माण नहीं होता है। युग्मक मतलब क्या हो गया, जो मैंने बताया, स्पर्म हो गया जिसे हम लोग शुक्राणु बोल रहे हैं, या फिर ओवम हो गया जिसे हम लोग अंडाणु बोल रहे हैं, वह कुछ भी यहाँ पर नहीं बनता है। जबकि आप देखेंगे कि
जो लैंगिक जनन है उसमें युग्मक जरूर बनता है। तो ये आगे हम लोग और उसको डिटेल में सीखने वाले हैं। एक दो और यदि आप डिफरेंसेस यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे पास, यदि लिखना चाहते हैं तो, कि ये जो है सो इसमें ये जो उच्च वर्ग के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें लैंगिक जनन लैंगिक जो रिप्रोडक्शन होता है या फिर बोले लैंगिक जनन होता है वह ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको। जबकि ये जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या दिखता है आपको, एसेक्सुअल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अलैंगिक जनन। तो ये 4-5 पॉइंट आप खुद से भी करके लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे जब बढ़ते हैं तो अब हम लोग को पढ़ना है अलैंगिक प्रजनन की विधियां। अलैंगिक प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं, तो बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। यहाँ पर क्लास 10 में आपको कुछ विधियों के बारे में पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहला जो हम लोग पढ़ते हैं वह है आपका विखंडन। सबसे पहला क्या हो गया, विखंडन। और ये भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है द्विखंडन और दूसरा क्या होता है, बहुखंडन। तो अब आप बोलेंगे कि ये विखंडन क्या हो गया, तो सबसे पहले तो आप यह जान लीजिए कि ये अलैंगिक जनन है। तो अलैंगिक जनन में एक जीव जब बंट जाता है, खुद से ही बंट जाता है और उससे फिर नए नए जीवों का उत्पत्ति होता है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, विखंडन कहेंगे। तो इसको मैं पढ़ के बता दे रहा हूं आपको। इस प्रक्रम में एक कोशिका या दो या दो से अधिक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। तो एक कोशिका 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं में विभाजित हो जाएंगे। जब 2 कोशिकाओं में बंट जाएंगी, जैसे कि मान लीजिए अमीबा, अमीबा से क्या बन गया, 2 अमीबा बन गया। या मान लीजिए पैरामीशियम है, तो एक पैरामीशियम से क्या बन जाएगा, 2 पैरामीशियम बन जाएगा। तो इस प्रकार के विखंडन को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विखंडन। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब एक जीव से बहुत सारे जीव का, यहां पर देखिए बहुत सारे जीव का यदि निर्माण होगा तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, बहुखंडन। तो ये हो गया पहला अंतर द्विखंडन और बहुखंडन में। पहला क्या अंतर हो गया कि द्विखंडन में एक जीव से 2 जीव बनेगा और बहुखंडन में एक जीव से बहुत सारे जीव का निर्माण होगा। तो यहां पर सेल या फिर कोशिका ना लिख के आप जीव भी लिख सकते हैं। तो ये पहला हो गया। दूसरा, ये पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस कर सकते हैं आप कि ये जो द्विखंडन है, विधि है, इसमें क्या होता है, ये जब फेवरेबल कंडीशन में होता है, मतलब जब अनुकूल वातावरण होगा। दूसरा डिफरेंस क्या लिख सकते हैं, अनुकूल वातावरण। तो जब अनुकूल वातावरण होगा तो कोई एक ऑर्गेनिज्म है वह अनुकूल वातावरण में क्या विधि अपनाएगा, द्विखंडन विधि अपनाएगा। तो थोड़ा सा इसके पहले एक और चीज मैं आपको बता दूं कि कोई एक ही ऑर्गेनिज्म है तो वो कई प्रकार से रिप्रोडक्शन कर सकता है। जैसे कि यदि हम लोग बात करें, एक यहां पर एक ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए ये प्लाज्मोडियम है, या फिर सबसे अच्छा उदाहरण यहां पर एक उदाहरण हम लोग ले लेंगे क्लेमाइडोमोनास का। तो ये जो क्लेमाइडोमोनास है, ये देखिए, तो ये जो क्लेमाइडोमोनास है, क्या आप जानते हैं इसमें कैसे रिप्रोडक्शन होता है, कैसे जनन होता है, इसमें कई प्रकार से जनन होता है। तो क्लेमाइडोमोनास क्या करता है, द्विखंडन भी कर सकता है। क्लेमाइडोमोनास क्या है, बहुखंडन भी कर सकता है। क्लेमाइडोमोनास क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकता है। तो एक ही ऑर्गेनिज्म है तो बहुत सारे हमारे प्रकृति में ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे जो कि अलग अलग विधियों के द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं, जनन करते हैं। तो यहाँ पर जो दूसरा हो गया, यहाँ पर यह हो गया कि ये इसमें अनुकूल वातावरण जब नहीं रहता है तो क्या बनता है, क्या होता है, बहुखंडन विधि द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। तो ये 2 हो गया। तीसरा में आप उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे कि पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया, इसमें आप प्लाज्मोडियम का उदाहरण लिख सकते हैं। उदाहरण आपको याद करके चलना है। तो ये हो गया और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनेशन में आता है। इसके बाद एक और इसमें अंतर आप याद कर सकते हैं कि इसमें सिस्ट बनता है। क्या बनता है, सिस्ट। इसमें सिस्ट का निर्माण होता है
लेकिन इसमें सिस्ट का निर्माण नहीं होता है। तो ये 3 अंतर ऐसे और एक उदाहरण, तो 4 अंतर आपका हो जाएगा। तो अब आपको लगेगा कि ये सिस्ट क्या होता है, तो थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूं। तो यहाँ पर बहुखंडन होता कैसे है, तो मान लीजिए कि कोई एक जीव है, वो कहीं नम स्थान पर रह रहा है, तो वहां पर मान लीजिए कि सूखा पड़ जा रहा है, तो वहां का वातावरण क्या हो गया, अनुकूल नहीं रहा। तो जब वहां का वातावरण अनुकूल नहीं होगा तो ये अपने चारों ओर एक दीवार का निर्माण करेगा, और इस दीवार को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्ट बोलते हैं। तो जब इस दीवार का निर्माण होगा तो ये इसका जो न्यूक्लियस है या बोलेंगे कि नाभिक है, वह टूटते जाएगा, विखंडित होते जाएगा, और ये अपने चारों ओर साइटोप्लाज्म को लेगा, जीव द्रव को लेगा, और ये इस प्रकार से होते जाएगा। और जब ये अनुकूल वातावरण होगा तो यहाँ पर इसका सिस्ट क्या हो जाता है, टूट जाता है, और जब सिस्ट टूट जाएगा तो ये देख सकते हैं फिर ये फ्री हो जाता है, और ये सब क्या हो जाएगा, अलग अलग जीव का निर्माण कर लेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक जीव से कई जीव का निर्माण हो जाता है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, बहुखंडन। इसके बाद जो दूसरा है वह है आपका खंडन। खंडन क्या है, ये विखंडन था, याद रखिए ये क्या है, विखंडन। इसके बाद जो दूसरा है वह क्या है, खंडन, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही मैं सारा ये आपको बता रहा हूं, उदाहरण भी बता रहा हूं, अलग से मैं कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो यहां पर अब हम लोग देख लेते हैं खंडन। दूसरा क्या हो गया मेथड, खंडन। तो खंडन क्या हो गया, इस प्रजनन विधि में सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है। ये टुकड़े वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। तो खंडन क्या हो रहा है इसमें, बहुकोशिकीय जीव, याद रखिए क्या है, बहुकोशिकीय जीव। तो जो बहुकोशिकीय जीव है वे क्या होते हैं, आपको पता है, एक कोशिकीय जीव जिसमें सिर्फ एक कोशिका होती है, और बहुकोशिकीय जीव जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। तो बहुकोशिकीय जीव जैसे कि हम लोग उदाहरण ले लेंगे स्पाइरोगाइरा। तो क्या आप बता सकते हैं हम लोग एक कोशिकीय जीव हैं कि बहुकोशिकीय जीव हैं, तो हम लोग भी बहुत बहुकोशिकीय जीव हैं। तो यहां पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, खंडन। तो कुछ बहुकोशिकीय जीव ऐसे होते हैं जो कि बहुत सिंपल होते हैं, यानी कि उसका जो बॉडी डिजाइन होता है, उसकी जो शरीर का बनावट होता है बहुत सिंपल होता है। तो क्या होता है कि वो बीच से मान लीजिए टूट गया, तो जैसे ही ये टूटेगा इसको हम लोग बोलेंगे कि वो खंडन हो गया। तो यहाँ पर ये जो दो इस प्रकार से खंड हैं वो क्या करेंगे, फिर अलग अलग, ये देखिए फिर अलग अलग ऑर्गेनिजम्स बना देंगे। तो ये विधि क्या हो गया, खंडन। मतलब यहां से ये टूटा और टूट के फिर खंडित होके फिर नया नया ऑर्गेनिज्म बन गया। तो इस प्रकार से भी बहुत ज्यादा जीव, बहुत सारे जीव बहुकोशिकीय जो कि सिंपल होते हैं वो रिप्रोडक्शन करते हैं, जनन करते हैं। तो उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, खंडन कहेंगे। यहाँ पर एक खास बात आपको ध्यान देना है कि ये बहुत सिंपल होते हैं, मतलब इसमें सिर्फ सेल्स होते हैं। तो आप जानते हैं कि जो कोशिका है वह आगे जाके उत्तक बनाता है, फिर वह फिर आगे जब बढ़ते जाएगा तो फिर हमारे शरीर का रचना करता है। तो हम लोग भी क्या है, बहुकोशिकीय जीव हैं। तो क्या हम लोगों में खंडन संभव है, तो आंसर है नहीं, हम लोगों में खंडन संभव नहीं है, क्योंकि हम लोग का बॉडी है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। हम लोग का बॉडी डिजाइन क्या होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत जटिल है। तो यहाँ पर खंडन के द्वारा हमारे शरीर में कभी भी कोई भी रिप्रोडक्शन होना संभव नहीं है। मैंने आपको बता दिया कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। अलैंगिक जनन में हम लोगों ने विखंडन और खंडन को पढ़ लिया है। तो अब मैं फिर से एक बार आपको बता दे रहा हूं कि अलैंगिक जनन निम्न प्रकार से होता है। सबसे पहला क्या हो गया, विखंडन, फिर क्या हो गया, खंडन, फिर पुनरुद्भवन, फिर मुकुलन, फिर बीजाणु के द्वारा, फिर कायिक प्रवर्धन, और फिर क्या हो गया, कृत्रिम विधि। तो सभी को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको विखंडन के बारे में बताया था और खंडन के बारे में बताया था। अब हम लोग बात करेंगे पुनरुद्भवन कि पुनरुद्भवन क्या होता है। तो पुनरुद्भवन मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। इस प्रक्रम में किसी जीव का जब कोई कारणवश
कई टुकड़ों हो जाता है, तो प्रत्येक टुकड़ा फिर नए जीव में यदि विकसित होता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पुनरुद्भवन। तो इसका थोड़ा वर्ड देखिए, वर्ड क्या है, पुनरुद्भवन। तो इसको हम लोग यदि ब्रेक करेंगे तो क्या आ गया, पुनः जोड़ उद्भवन, मतलब फिर से बनना। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि मान लीजिए हाइड्रा हो गया, हाइड्रा का हम लोग उदाहरण लेंगे। तो हाइड्रा में यदि इसको किसी प्रकार से इसका कोई पार्ट टूट जाता है, तो टूटने के बाद क्या होगा कि प्रत्येक पार्ट क्या करेगा, नए हाइड्रा का निर्माण करेगा। तो आप बोलेंगे ये हाइड्रा का क्या है, तो एक हाइड्रा जलीय जीव है। इसके बारे में आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। तो मान लीजिए यहाँ से इसका टुकड़ा हो गया, तो ये प्रत्येक भाग फिर हाइड्रा का निर्माण करेगा। तो आपने देखा एक हाइड्रा से जब बहुत हाइड्रा बन जाएगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन बोलेंगे, जनन बोलेंगे। और इस जनन का खास नाम क्या हो गया, इस जनन का खास नाम हो गया पुनरुद्भवन। इसी के साथ एक और उदाहरण है, और यह है प्लेनेरिया का उदाहरण। तो प्लेनेरिया जैसे आप देख सकते हैं, चित्र में बना दे रहा हूं इस प्रकार से, आपके बुक में भी दिया हुआ है, यह है प्लेनेरिया। तो प्लेनेरिया में भी यदि किसी कारणवश ये टूट जाता है, कट जाता है, तो इसके जो अलग अलग भाग हैं वापस से फिर नए ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पुनरुद्भवन या फिर पुनर्जनन। तो अब एक खास बात कि आपने छिपकली को भी देखा है, तो छिपकली में आपने देखा है कि उसका यदि पूंछ कट जाता है तो वापस से उसका पूंछ उग जाता है, ठीक है। लेकिन क्या आपने देखा है कि उसके पूंछ से वापस छिपकली उग जाए, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये जो पुनरुद्भवन है सभी जीवों में हो, ऐसा नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जिसमें पुनरुद्भवन होगा और उसका पूंछ उग जाना, या फिर मान लीजिए आप स्टारफिश का बात करें तो उसका एक पैर उग जाना, ये होता है। लेकिन सभी ऑर्गेनिजम्स में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सभी ऑर्गेनिजम्स का बॉडी डिजाइन क्या होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, तो यह संभव नहीं है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वह है मुकुलन। मुकुलन बहुत सिंपल है, आप जानते भी हैं। मुकुलन को हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे, तो यह प्रक्रम में, इस प्रक्रम में जीव के शरीर पर एक उभार उत्पन्न होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मुकुल। और जब वह मुकुल उस जीव से हट जाता है, डिटैच हो जाता है, तो वह फिर नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा, और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, मुकुलन। तो उदाहरण में आप देख सकते हैं, यहाँ उदाहरण में फिर से हाइड्रा का ही नाम लिया गया है। तो आप बोलेंगे कि हाइड्रा को ही बार बार क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि आपके बुक में हाइड्रा का ही एग्जाम्पल लिया गया है। तो एक चीज और, तो आप यहाँ पर खास देखेंगे कि जो एक ऑर्गेनिज्म है उसमें कई प्रकार से रिप्रोडक्शन हो सकते हैं। जैसे अभी हाइड्रा ही का बात करें हम लोग, तो हाइड्रा में हम लोगों ने क्या देखा कि पुनरुद्भवन भी हो गया और साथ साथ इसमें मुकुलन भी होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बर्ड निकलेगा, ये क्या निकलेगा, बर्ड। अब ये बर्ड धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बड़ा। ये बर्ड धीरे धीरे ये बड़ा हो जाएगा, ये देखिए इस प्रकार से ये बड़ा हो जाएगा, और कुछ दिनों बाद ये हो सकता है कि डिटैच हो जाए। डिटैच हो जाए मतलब यहाँ से अलग हो जाए, और अलग होके ये फिर नया जीव का निर्माण कर देगा। तो इस प्रकार से नया जीव कहने का मतलब हाइड्रा ही होगा, मतलब दूसरा जीव नहीं हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह जनन होगा। इसी प्रकार से आपका एक और उदाहरण है ईस्ट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, खमीर। तो ईस्ट में भी आप देखेंगे कि इस प्रकार से एक आउटग्रोथ निकलेगा, मुकुल निकलेगा, जो कि बाद में डिटैच हो जाएगा, और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, मुकुलन बोलेंगे। तो ये भी हो गया आपका। इसके बाद जो सबसे खास आता है वह है बीजाणु के द्वारा। तो आपने फफूंदी के बारे में पढ़ा होगा। तो ब्रेड जो होता है, ब्रेड में आपने देखा होगा कि कई बार फफूंदी उग जाता है। इस प्रकार से क्या हो जाता है, फफूंदी उग जाता है। तो बीजाणु मुख्य रूप से, बीजाणु के द्वारा रिप्रोडक्शन या फिर जनन किसमें होता है, तो मुख्य रूप से फफूंदी में होता है। तो यदि हम लोग फफूंदी को देखेंगे तो इस प्रकार से फफूंदी का बॉडी होता है, ये देखिए, और उसमें क्या होता है, बीजाणुधानी। बीजाणुधानी, और उसी बीजाणुधानी में क्या बनता है, बीजाणु बनता है। इस प्रकार से उसी के बीजाणुधानी में क्या बनता है, बीजाणु बनता है। और जब ये बीजाणुधानी टूट जाएगा तो ये बीजाणु क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, और फिर ये जब नम स्थानों पर जाएगा तो फिर से ये जर्मिनेट करेगा, और फिर से नया ये
ऑर्गेनिजम्स बनाएगा या फिर बोलेंगे फिर नया फफूंदी बनाएगा। तो यहाँ पर जो उदाहरण है वह है ब्रेड मोल्ड का। तो आपको यह उदाहरण याद कर लेना है। ब्रेड मोल्ड में कैसे रिप्रोडक्शन हो रहा है? बीजाणु के द्वारा। तो बीजाणु कहाँ बन रहा है? बीजाणुधानी में बन रहा है। अब एक खास प्रश्न यहाँ से आपको पूछा जाता है कि जो बीजाणु है उससे यदि जनन होता है तो उससे क्या क्या फायदा होता है। तो देखिए जो बीजाणु क्या होता है, यह एक गोल संरचना होता है जो कि मोटी भित्ति या फिर मोटी दीवार से बना होता है, जिस कारण से जो जब विपरीत परिस्थितियां आएंगी तब भी ये बीजाणु क्या होता है? जीवित रहता है। और जब ये बीजाणु नम स्थानों पर जाएगा या फिर बोलेंगे जब इसका अनुकूल परिस्थिति होगा तो वापस से ये क्या होगा? वृद्धि करेगा और वृद्धि करके फिर से राइजोपस को बना देगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं बीजाणु द्वारा ये इस प्रकार से रिप्रोडक्शन होगा या फिर जनन होगा। इसके बाद आता है कायिक प्रवर्धन। तो ये हम लोग देखते हैं कायिक प्रवर्धन में क्या क्या चीजें हम लोग को पढ़ लेना है। तो कायिक प्रवर्धन को बताने के पहले मैं आपको दो चीज बताऊंगा। जैसे यदि हम लोग प्लांट का बात करें तो आप प्लांट में देखेंगे कि प्लांट में या फिर बोले पौधा में क्या क्या होगा। ये देखिए, ये मैंने यदि पौधा बना दिया तो इसमें क्या क्या होगा? सबसे पहला क्या होगा? जड़ होगा। फिर क्या होगा? तना। फिर क्या होंगी? पत्तियां। तो मैं पत्ती लिख देता हूं। उसके बाद क्या होगा? फूल होगा, फ्लावर होगा। तो यदि हम लोग प्लांट का बात करें, पौधे का बात करें, तो यदि उसमें जनन किसके द्वारा हो? जड़ के द्वारा हो, तना के द्वारा हो, पत्ती के द्वारा हो, तो इस प्रकार का जो जनन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कायिक प्रवर्धन बोलेंगे। और इसके अलावा यदि फूल के द्वारा जनन हो रहा है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? लैंगिक जनन। तो हम लोगों को लैंगिक जनन आगे पढ़ना है, तो लैंगिक जनन मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। यहाँ पर हम लोगों को क्या पढ़ना है कि किस प्रकार से जड़ के द्वारा जनन होता है, किस प्रकार से तना के द्वारा जनन होता है और किस प्रकार से पत्तियों के द्वारा जनन होता है। तो कायिक प्रवर्धन ऐसे परिभाषित किया जा सकता है। कैसे? जरा सुन लीजिए। कुछ पौधों में नए पौधे का निर्माण उसके कायिक भाग, तो यहाँ पर जड़, तना और पत्ती, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? कायिक भाग बोलते हैं। कायिक भाग। तो जब पौधों में जनन उसके कायिक भाग से होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कायिक जनन बोलेंगे। तो कायिक जनन में जड़ के द्वारा हो सकता है, तने के द्वारा हो सकता है और पत्तियों के द्वारा हो सकता है। तो आप बोलेंगे कि ऐसा तो हमने नहीं सुना है ना देखा है। तो ऐसा आपने सुना भी है, देखा भी है। तो चलिए हम लोग उदाहरण लेते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो सबसे पहले यदि हम लोग जड़ का बात करें तो जड़ में जो जनन है उसका उदाहरण हम लोग ले सकते हैं, मूली का उदाहरण ले सकते हैं, गाजर का उदाहरण ले सकते हैं। तो मूली और गाजर क्या होता है? ये मुख्य रूप से जड़ होता है और इसको जब यदि आप काट के लगा देंगे, यदि काट के लगाएंगे तो आप देखेंगे फिर से नया प्लांट उग जाएगा। इस प्रकार से इससे जो रिप्रोडक्शन हो रहा है, जनन हो रहा है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कायिक जनन। यदि हम लोग तना का बात करें तो यहाँ तना में क्या होता है? आलू होता है। अब आप बोलेंगे कि आलू तना थोड़ी होता है, वो तो जड़ होता है। तो ऐसा नहीं है, आप आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे कि आलू को हम लोग रूपांतरित तना मानते हैं। इसको क्या मानते हैं? तना। तो यदि आप आलू को बोएंगे तो आप देखेंगे कि इससे क्या होगा? नया पौधा बनेगा, नया पौधा। इसी प्रकार से प्याज भी क्या होता है? हम लोग तना मानते हैं क्योंकि इसमें जड़ भी होता है। तो प्याज हो गया। तो आलू है, प्याज है, ये सब तना है। तो इससे भी नए नए प्लांट उगेंगे, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कायिक जनन बोलेंगे, तना के द्वारा। फिर पत्ती के द्वारा। पत्ती के द्वारा शायद आपने नहीं देखा होगा, लेकिन एक पौधा है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रायोफाइलम, पत्थर चट्टा। इसमें देखेंगे कि पत्ती से ही बहुत छोटे छोटे प्लांट्स उग जाते हैं, बहुत छोटे छोटे प्लांट उग जाते हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? पत्ती के द्वारा जनन। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कैसे यहाँ कायिक प्रवर्धन हो रहा है और कायिक प्रवर्धन में आपको जड़ के द्वारा, तना के द्वारा एवं पत्ती के द्वारा फिर यहाँ पौधों का विकास हो रहा है या फिर बोलेंगे कि जनन हो रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट विधि जो देख रहे हैं वह है कृत्रिम विधि। तो कृत्रिम विधि में मानव ने अलग अलग विधियों का इजाद किया है
और उसी के द्वारा फिर जनन होता है। जैसे आपने खुद भी किया होगा, जैसे गुलाब का पौधा है तो उसको आप काट के लगाते हैं, तो उसे अभी हम लोग क्या बोलेंगे, कृत्रिम विधि। तो कृत्रिम विधि विस्तृत रूप से आपको नहीं पढ़ाया गया है, मैं यहाँ 3 बता दे रहा हूँ। कृत्रिम विधि में पहला क्या हो गया आपका, कर्तन, दूसरा क्या हो गया आपका, रोपण, और तीसरा क्या हो गया आपका, लेयरिंग। तो कर्तन में आप गुलाब का उदाहरण ले सकते हैं, फिर रोपण में आप आम का उदाहरण ले सकते हैं, और फिर लेयरिंग में आप चमेली का उदाहरण ले सकते हैं। तो आखिर ये कर्तन, रोपण और लेयरिंग क्या है, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। तो सबसे पहला कर्तन हो गया, मतलब कटिंग। कटिंग क्या हो गया कि एक प्लांट है तो आप उसके किसी भाग को काटते हैं और वापस इसको जमीन में लगा देते हैं, तो वहां फुनगी निकलेगा और फुनगी निकलने के बाद ये वापस प्लांट बन जाएगा। तो इसको बोलेंगे कर्तन, क्योंकि कटिंग हो रहा है, कटिंग के द्वारा प्लांट बन रहा है, इसको क्या बोलेंगे, कर्तन, कटिंग। दूसरा क्या होता है, रोपण। रोपण को मैं बाद में पढ़ा रहा हूं। अब देखिए एक ऐसा प्लांट है जिसमें इस प्रकार से ये देखिए डाली है, इस प्रकार से ये डाली है। तो यदि मान लीजिए इस प्लांट के इस डाली को हम लोग झुका के ऐसे जमीन में लगा देते हैं, इस प्रकार से जमीन में लगा देंगे, तो आप देखेंगे कि कुछ दिनों बाद इसमें क्या आ जाएगा, जड़ आ जाएगा। तो जड़ आ जाएगा तो फिर ये प्लांट से जुड़ा हुआ है, ये भाग प्लांट से जुड़ा हुआ है, तो क्या करिए आप यहाँ से काट दीजिए तो एक नया प्लांट बन जाएगा। और इस प्रकार से जो रिप्रोडक्शन होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लेयरिंग। जैसे कि चमेली का उदाहरण आपको याद रखना है, जिसे हम लोग जैस्मिन भी बोल रहे हैं। तो चमेली को इस प्रकार से लेयरिंग विधि द्वारा उसका रिप्रोडक्शन यानी कि जनन कराया जा सकता है। इसके बाद है रोपण। तो रोपण में क्या होता है कि एक पौधा जमीन में लगा हुआ रहता है। अब आप क्या करते हैं, कहीं से दूसरे पौधे को काट के लाते हैं उसी प्रजाति का, और उसके ऊपर आप इसको लगा देते हैं। तो आजकल आपने आम देखा है कि छोटे छोटे आम क्या होते हैं, उसमें बहुत जल्दी फल आने लगते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे आजकल प्लांट देखे हैं जो कि छोटे छोटे होते हैं और उसमें बहुत सारे फल आने लगते हैं। बहुत सारे डिफरेंट फ्लावर्स देखे हैं। तो वो कैसे बनाया जाता है, लेयरिंग के द्वारा बनाया जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं ग्राफ्टिंग। तो उसमें एक जो पौधा है वो जमीन से लगा रहेगा और उसी पे कहीं से कटिंग करके ला के ऊपर लगा दिया जाता है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग। तो इसका उदाहरण क्या हो गया आपका, आम, रोपण देख सकते हैं। तो यही हो गया कर्तन, रोपण और लेयरिंग, ये 3 विधियां हो गई। तो इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं टिश्यू कल्चर, उत्तक संवर्धन। तो ये मैं आपको आगे कभी पढ़ा दूंगा। तो पढ़ रहे हैं जीव जनन कैसे करते हैं। तो जीव जनन कैसे करते हैं, इसमें हम लोगों ने अलैंगिक जनन को पूरा पढ़ लिया है। अलैंगिक जनन के बाद अब हम लोग पढ़ रहे हैं लैंगिक जनन को। तो लैंगिक जनन किसे कहते हैं, लैंगिक जनन में मैंने आपको 2 चीज बताया था, लैंगिक जनन। तो अब हम लोग को थोड़ा विस्तृत से पढ़ना है। तो लैंगिक जनन में हम लोगों ने 2 बात पढ़ा था। पहला हम लोगों ने पढ़ा था कि नर युग्मक बनेगा, नर युग्मक, और उसके बाद क्या बनेगा, मादा युग्मक। तो नर युग्मक बनेगा, मादा युग्मक बनेगा। तो इसके लिए अलग अलग नर युग्मक के लिए अलग मेल होगा और मादा युग्मक के लिए अलग फीमेल होगी। तो उन दोनों में अलग अलग नर युग्मक या फिर मादा युग्मक का निर्माण होगा। इसके बाद इसका मिलन होगा और मिलन से क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा। मिलन से क्या बनता है इसमें, युग्मनज। तो इस प्रकार से युग्मनज बनेगा। और फिर युग्मनज के बाद इसी के मिलन को हम लोग निषेचन भी कहते हैं, ये भी याद रख लीजिए आप, निषेचन। और ये जो युग्मनज बनेगा फिर आगे इसमें डिवीजन होगा और इससे फिर क्या बनेगा, भ्रूण। और फिर यही भ्रूण विकसित होकर नए जीव का निर्माण करेगा। तो ये आपने देखा, ये है लैंगिक जनन। नर युग्मक बनेगा, मादा युग्मक बनेगा, उसमें निषेचन होगा, निषेचन से युग्मनज बनेगा जिसे हम लोग जाइगोट कहते हैं। इसके बाद इसमें भ्रूण, इसमें डिवीजन होकर भ्रूण बनेगा और फिर जीव में वह विकसित होगा। तो यहाँ पर अब आप ध्यान देंगे कि जो लैंगिक जनन है इसमें मादा अलग होगा, मादा अलग, और जो इसका मेल है, नर है, वह अलग होगा। मतलब मादा में किस चीज का निर्माण होगा, मादा युग्मक का, और नर में किस चीज का निर्माण होगा, नर युग्मक का। लेकिन अभी हम लोग लैंगिक जनन पढ़ने वाले हैं प्लांट्स में।
किसमें पढ़ने वाले हैं? प्लांट्स में। तो प्लांट्स में आप देखेंगे कि प्लांट्स में जो मेन लैंगिक जनन होता है वह पुष्प में होता है। कहाँ पर होता है? पुष्प में। तो अब यहाँ पुष्प में आप बहुत रोचक चीज देखेंगे कि पुष्प में हम लोग दो तरीके से इसको डिवाइड करते हैं। पहला को हम लोग कहते हैं उभयलिंगी, उभयलिंगी पुष्प। तो आप थोड़ा वीडियो को फास्ट करके देख सकते हैं जिससे आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। और दूसरे को कहते हैं एक लिंगी पुष्प। तो ये दो बात आपको बहुत अच्छा से याद करके रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में पूछा जाए कि उभयलिंगी पुष्प किसे कहेंगे और एक लिंगी पुष्प किसे कहेंगे। तो उभयलिंगी पुष्प उसे कहेंगे जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट मौजूद होंगे। तो आप बोलेंगे कि फ्लावर में मेल पार्ट कौन होता है, फीमेल पार्ट कौन होता है। तो ये मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कि फ्लावर में मेल पार्ट कौन होगा, फीमेल पार्ट कौन होगा, कैसे उसमें युग्मक जो नर युग्मक है वो कैसे बनेगा, मादा युग्मक में कैसे बनेगा, उसका निषेचन कैसे होगा, भ्रूण कैसे बनेगा, ये मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। लेकिन अभी मैं छोटा सा बात आपको बता रहा हूँ। उभयलिंगी पुष्प में नर भाग भी होगा और मादा भाग एक पुष्प में होगा। जैसे आप देख सकते हैं एक पुष्प को मैंने यहाँ बनाया है तो इसमें नर भाग भी है और मादा भाग भी है। तो जो मैक्सिमम जो प्लांट्स होते हैं उसमें उभयलिंगी पुष्प होते हैं। किसी का भी उदाहरण ले लीजिए, यदि आप आम का उदाहरण लें, इसी के साथ आप यदि उड़हुल का उदाहरण लें, तो ये सब कैसे होते हैं? उभयलिंगी पुष्प होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे एक लिंगी। तो एक मतलब वन हो गया और लिंग मतलब सेक्स हो गया। तो आप देखेंगे कि इसमें सिर्फ वन सेक्सुअल पार्ट होता है, यानी कि एक लिंग होगा। तो एक लिंग में क्या हो गया इसका? या तो मेल होगा या तो क्या होगा? फीमेल। जैसे कि उदाहरण में देख सकते हैं आप, पपीता है और दूसरा क्या हो गया? तरबूज। तो जो पपीता है और तरबूज है उसमें आप देखिए कि अलग अलग फ्लावर आ रहा है, अलग अलग फ्लावर आ रहा है। मतलब एक जो फ्लावर आएगा उसमें क्या होगा? सिर्फ मेल पार्ट होगा और एक जो फ्लावर आएगा उसमें क्या होगा? सिर्फ फीमेल पार्ट होगा। इस प्रकार से आपको याद रखना है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे हम लोग बोलेंगे एक लिंगी पुष्प। तो चलिए अब हम लोग को देखना है पुष्प का संरचना। पुष्प का संरचना आपको याद रखना है, बहुत ही जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो देख सकते हैं आप एक पुष्प का संरचना मैंने यहाँ पर बनाया है। तो पुष्प में बहुत सारे भाग हो सकते हैं लेकिन बहुत सारे भाग आपको नहीं पढ़ना है। आपको यह समझना है कि पुष्प में सिर्फ मेन 4 पार्ट होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4। तो 4 में जो सबसे पहला है उसको हम लोग बोलते हैं बाह्य दल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हरा हरा कलर का जो है वह है क्या है? बाह्य दल। ये देखिए ये वाला जो क्या है वह है बाह्य दल। हरा हरा आपने देखा होगा इस प्रकार से, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? बाह्य दल। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कलरफुल पार्ट होता है पुष्प में उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पंखुड़ी। जो कलरफुल पार्ट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पंखुड़ी। इसके बाद इसमें मेल भाग होगा और फीमेल, यानी कि नर भाग होगा और मादा भाग। तो नर भाग को हम लोग कहते हैं पुंकेसर। पुंग मतलब पुलिंग, पुलिंग। तो ये हो गया पुंकेसर। और स्त्री वाले भाग को क्या बोलेंगे? स्त्री केसर। ठीक है, तो ये हो गया 4 भाग। आपको 4 भाग याद करना है। पहला हो गया बाह्य दल, दूसरा क्या हो गया? पंखुड़ी, फिर क्या हो गया? स्त्री केसर, और चौथा क्या हो गया? पुंकेसर। ये चारों भाग यदि आपने याद कर लिया तो फिर आगे के भाग को हम लोग पढ़ेंगे। इससे मैं मिटा दे रहा हूं। चलिए, तो आगे के भाग में आपको सबसे पहला, अब यहां पर यदि हम लोगों ने पुंकेसर बनाया, ये देखिए ये है पुंकेसर। तो अब जब मैंने पुंकेसर बनाया तो इसके भागों को पढ़ना है। तो इसमें जो आपके बुक में दिया गया है 2 भाग दिया गया है। पहला है तंतु, इसे क्या बोलेंगे? तंतु। इसे इंग्लिश में बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलेंगे? तंतु। मतलब ये जो लंबा दिख रहा है इसे क्या बोलेंगे? तंतु बोलेंगे। और जो दूसरा दिख रहा है इसको बोलेंगे परागकोश। ये क्या हो गया? परागकोश। और इसी परागकोश में होता है परागकण। क्या होता है? परागकण। तो आपको याद रखना है 3 नाम। पहला नाम क्या हो गया? तंतु, फिर क्या हो गया? परागकोश, और परागकोश में क्या हो गया? परागकण। तो ये आपको याद रखना है। अब यदि हम लोग बात करें स्त्री केसर की तो इसमें थोड़ा आपको शायद नाम टफ पड़े, लेकिन आपको याद कर लेना है। देखिए स्त्री केसर में क्या होगा?
सबसे पहला जो भाग है इसको हम लोग बोलेंगे वर्तिकाग्र और इसको बोलेंगे वर्तिका, वर्तिका, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अंडाशय, और ये वाला क्या हो गया, बीजांड। तो सब आपको नाम याद रखना है। देखिए चारों नाम मैंने लिख दिया। पहला है, यहां से याद करिएगा तो इसको बोलेंगे वर्तिका। क्या बोलेंगे, वर्तिका। तो वर्तिका के आगे वाले भाग का क्या नाम हो जाएगा, वर्तिकाग्र। क्या नाम हो जाएगा, वर्तिकाग्र। तो वर्तिका, वर्तिकाग्र। फिर इसके बाद याद ये जान लीजिए, ये वाला भाग है अंडाशय और ये वाला भाग क्या है, बीजांड। और इसी बीजांड में मादा युग्मक बनेगा। क्या बनेगा, मादा युग्मक। तो पहले तो आप समझ लीजिए कि मादा युग्मक कहां बनेगा, बीजांड में। तो जो नर युग्मक है वह कहां बनेगा, परागकण में। ये देखिए जो परागकण, यहां पे बहुत सारे परागकण हैं। तो आपको लगेगा कि परागकण क्या होता है, तो आप अड़हुल का एक फूल लीजिए और उसको आप झाड़ेंगे तो पीला पीला जो लगेगा, छोटा छोटा दाना जैसा, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, परागकण बोल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इस परागकण में बनेगा नर युग्मक, युग्मक। तो इस प्रकार से परागकण में क्या बनेगा, नर युग्मक, और यहां पर बीजांड में क्या बनेगा, मादा युग्मक। तो ये हो गया मेल पार्ट और ये क्या हो गया, फीमेल पार्ट। तो अब हम लोगों को देखना पड़ेगा कि यहां से जो पराग कोश है उसमें जो परागकण है वो कहां पर आएगा, वर्तिकाग्र पर आएगा। और जब वर्तिकाग्र पर आएगा तो ये यहां पर क्या होगा, फिर जर्मिनेट होगा और फिर आगे आगे की ओर ये पराग नलिका बनाएगा और फिर यहां पर आएगा। तो यहां से जो यहां आया ये परागकण आया। ये क्या आया, परागकण। तो परागकण यहां पर आ रहा है और यहां पर ये क्या होगा, परागकण जर्मिनेट करेगा और यहां से फिर नर युग्मक बनेगा। क्या बनेगा, नर युग्मक। और फिर ये नर युग्मक क्या होगा, आगे की ओर जाएगा और आगे की ओर कहां पहुंचेगा, बीजांड में पहुंचेगा। और बीजांड में आप देख सकते हैं यहां पर मादा युग्मक बन रहा है। तो फिर नर युग्मक किससे मिलेगा, मादा युग्मक से, और फिर यहां पर युग्मनज का निर्माण होगा। फिर उससे बनेगा भ्रूण और फिर उससे वही भ्रूण क्या हो गया, इस बीज में रहेगा। तो यहां से आपको दो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जानना है। यह जानना है कि ये जो बीजांड है वही बीज बनेगा। क्या बनेगा, बीज। जैसे आप नाम भी देख सकते हैं, बीज से बीजांड, बीज से क्या बन गया, बीजांड। तो ये जो बीज है वह किससे बनता है, बीजांड से। बहुत बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि ये बीजांड से क्या बनेगा, तो बीज बनेगा। तो ये जो फल बनता है वह बनता है अंडाशय से। फल किससे बनेगा, अंडाशय से बनेगा। ये आपको याद रखना है। तो थोड़ा सा मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूं कि बीज का निर्माण कैसे होता है। तो जो मैंने बताया प्रक्रिया ठीक वैसे ही होगा। देखिए यहाँ पर पराग कोश में उत्पन्न परागकण हवा, पानी या जंतु द्वारा उसी फूल के वर्तिकाग्र या दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, जिसे हम लोग परागन कहते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ से परागकण उड़ेगा और यहां पर वर्तिकाग्र पर पहुंच गया। कहां पे पहुंच गया, वर्तिकाग्र पे पहुंच गया। इसी प्रक्रिया को हम लोग परागन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, परागन। जब एक ही फ्लावर में ऐसा होगा, एक ही फूल में ऐसा होगा तो उसको बोलेंगे स्वपरागन। और मान लीजिए कि यहां पर ये फूल है और यहां पर ये परागकण है और ये उड़ के कहीं दूसरे फूल पर जा रहा है इसी के प्रजाति का, तो वहां पर जब ये इस फूल के पर आएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे पर परागन। तो इस प्रकार से परागन दो प्रकार का हो जाएगा, स्वपरागन और परपरागन। तो हर चीज आपको याद रखना है ताकि मान लीजिए एग्जाम में कुछ भी पूछा जाए आप उसको लिख सके। तो इस प्रकार से परागन हो गया। अब आप समझ गए परागन हो गया। इसके बाद क्या होगा, परागन से एक नलिका विकसित होगी जो वर्तिका से होते हुए बीजांड तक पहुंचती है। तो मैंने बताया था आपको, यहां से परागन के बाद एक पराग नलिका निकलेगी। ये देखिए पराग नलिका निकल रहा है। ये पराग नलिका आया और कहां पर पहुंच गया, बीजांड में। ये देखिए यही है बीजांड। और आपको पता है कि बीजांड में क्या है, बीजांड में मादा युग्मक है और यहीं पे फिर
नर युग्मक का विकास होगा। तो फिर नर युग्मक यहाँ से आया और मादा युग्मक यहाँ प्रेजेंट है, तो उन दोनों में क्या होगा, निषेचन होगा। निषेचन से क्या होगा, भ्रूण, और भ्रूण से क्या बनेगा, भ्रूण वहीं पे मौजूद रहेगा और बीज में ये मौजूद रहेगा। इस प्रकार से ये हो गया आपका लैंगिक जनन पुष्पों में। युग्मनज से विभाजित होकर भ्रूण का निर्माण होता है। बीजांड से कठोर आवरण विकसित होकर बीज में बदल जाता है। तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया। अंडाशय फल में बदल जाता है तथा फूल के अन्य भाग झड़ जाते हैं। तो ये अंडाशय बना देगा फल, बीजांड बना देगा बीज, और बाकी भाग जो है पुष्प के वो झड़ जाएंगे। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं मानव में जनन। तो मानव में प्रजनन या जनन कैसे होता है। यदि मैं आपसे पूछूं कि मानव में लैंगिक जनन होता है या अलैंगिक जनन होता है, तो आप इसका उत्तर क्या देंगे। तो मानव में कैसा जनन होता है, कैसा जनन होता है, हाँ, लैंगिक जनन होता है। तो लैंगिक जनन क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है कि लैंगिक जनन में क्या होगा, नर युग्मक बनेगा, मादा युग्मक बनेगा। यानी कि जो नर है उसके शरीर में क्या बनता है, नर युग्मक बनता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्म कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं। और जो मादा है उसके शरीर में क्या बनेगा, मादा युग्मक बनेगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग अंडा बोलते हैं। तो इस प्रकार से नर युग्मक और मादा युग्मक क्या होंगे, आपस में मिलेंगे और निषेचन होगा, और निषेचन के बाद क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा, और युग्मनज के बाद क्या होगा, भ्रूण बनेगा, और भ्रूण से भी बच्चे का विकास होता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि मानव में कैसा जनन होता है, तो मानव में लैंगिक जनन होता है। अब आपसे एक प्रश्न यदि पूछा जाए कि बताइए कि मानव उभयलिंगी होते हैं या एक लिंगी होते हैं, तो इसका तो बहुत आसान उत्तर है कि मानव क्या होते हैं, एक लिंगी। मतलब मेल अलग होते हैं और फीमेल अलग होती हैं, मतलब नर अलग होता है और मादा अलग होता है। यानी कि नर में क्या बनता है, नर में शुक्राणु बनेगा और मादा में अंडा का निर्माण होगा। तो अब हम लोग को यही पढ़ना है कि शुक्राणु या अंडाणु, अब जो भी बोलें, तो उसका निर्माण कैसे होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये नर जनन तंत्र है। तो क्या आप बता सकते हैं कि इसमें क्या बनेगा, तो इसमें क्या बनेगा, इसमें बनेगा, बताइए क्या बनेगा, शुक्राणु बनेगा। तो ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। इसके पहले हम लोग देख लेंगे कि मानवों में कैसा जनन होता है, तो लैंगिक जनन होता है। लैंगिक परिपक्वता एक चीज आपको पढ़ना है। तो लैंगिक परिपक्वता क्या है, तो लैंगिक परिपक्वता वह उम्र है जिसमें कि मानव प्रजनन कर सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। जीवन का वह काल जब नर में शुक्राणु तथा मादा में अंड कोशिका का निर्माण शुरू हो जाता है। तो जब नर में शुक्राणु बनने लगेगा, मादा में अंडाणु बनने लगेगा, तो हम लोग बोलेंगे कि उनका उम्र क्या है, लैंगिक परिपक्वता वाला उम्र है। अब देखिए यौनारंभ पर परिवर्तन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यौनारंभ में आप जानते हैं कि शरीर में बहुत सारे परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। तो वे कौन से परिवर्तन है, वह एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि पुरुषों के शरीर में क्या क्या परिवर्तन आएगा, या फिर बोले किशोरों के शरीर में क्या क्या परिवर्तन आएगा, किशोरियों के शरीर में क्या क्या परिवर्तन आएगा। तो ये यौनारंभ के परिवर्तन होते हैं, तो उन्हें हम लोग देख लेते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यौनारंभ पर परिवर्तन, किशोरों में क्या क्या परिवर्तन आ सकते हैं, तो कांख पर या फिर जन्नांग में क्या होगा, बाल का उगना शुरू होगा, जिसको हम लोग प्यूबिक हेयर के नाम से भी जानते हैं। इसी के साथ आप देखेंगे कि त्वचा का तैलीय होना शुरू हो जाएगा, मुहासे आने शुरू हो जाएंगे। तो ये क्या होता है, ये हमारे शरीर में हार्मोनल चेंज होना शुरू हो जाते हैं, जिस कारण से ये सारी चीज़ें होती हैं। और आप देखेंगे कि एक बच्चा, किशोर, फिर बड़ा होना शुरू होगा, वह वयस्क बनना शुरू हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से एक प्रश्न आएगा कि मादा में या फिर बोले किशोरियों में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं लड़कियों में क्या होगा, थोड़ा लड़कों में एक दो पॉइंट और बता दूं, मूछ दाढ़ी आना शुरू हो जाएगा, उनका आवाज फटना शुरू हो जाएगा। तो किशोरियों में क्या होना शुरू होगा, स्तन के आकार में वृद्धि होने लगेगा, स्तन के आकार में वृद्धि होगा, और साथ साथ क्या होगा, आप ध्यान दीजिए, उनमें अंडाणु बनना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ उनके शरीर में भी क्या होगा, वही त्वचा तैलीय होना शुरू हो जाएगा, मुहासे निकलना शुरू होगा। एक खास जो चीज आपको पढ़ना है वह है रजोधर्म का शुरुआत हो जाएगा। तो ये रजोधर्म क्या होता है, ये सब चीज हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, जब हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तब। तो अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह है मानव का नर जनन तंत्र। तो आप देख सकते हैं ये मानव का नर जनन तंत्र है। इसमें दो चीज आता है, दो चीज।
पहला चीज क्या करना है आपको, इसके स्ट्रक्चर को याद कर लीजिए, और दूसरा चीज क्या करना है आपको, इसका फंक्शन को याद कर लेना है। तो हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर क्या है। तो स्ट्रक्चर बहुत आसान है, चलिए हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला जो चीज याद करना है वह है वृषण कोश। क्या बोलते हैं उसको, वृषण कोश। ये देख सकते हैं आप। तो वृषण कोश में क्या रहता है, वृषण जिसे हम लोग बोलते हैं टेस्टिस। तो प्रत्येक मेल में कितना टेस्टिस रहता है, 2 टेस्टिस रहता है। और ये जो टेस्टिस है किसमें सुरक्षित रहता है, तो वृषण कोश में इस प्रकार से सुरक्षित रहता है, और ये बॉडी के बाहर लटकता हुआ रहता है। तो पहले तो मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, फिर आपको उसके बारे में डिटेल बताऊंगा। तो सबसे पहला बताइए क्या हो गया, वृषण कोश। उसमें क्या रहेगा, वृषण, और उसके बाद रहेगा शुक्रवाहिनी। क्या है बताइए, ये शुक्रवाहिनी। और उसके बाद ये शुक्रवाहिनी देखिए कि आगे की ओर आ रहा है, और फिर ये है मूत्र मार्ग, और ये फिर बाहर की ओर निकल गया, ये है। इसके बाद 2 नाम आपको और याद रखना है, और ये है ग्रंथि, जिसका पहला नाम हो गया शुक्राशय ग्रंथि, आप देख सकते हैं यहां मैंने बना दिया है, और दूसरा क्या हो गया, प्रोस्टेट ग्रंथि। तो ये 2 ग्रंथि का नाम भी आपको याद रखना है। तो आपने समझ लिया नाम, वृषण कोश, वृषण हो गया, शुक्रवाहिनी हो गया, शुक्रवाहिनी आगे की ओर निकल के मूत्र मार्ग, और ये लास्ट खत्म हो गया। 2 और नाम याद रखना है, पहला है शुक्राशय ग्रंथि और दूसरा क्या है, प्रोस्टेट ग्रंथि। तो इनका भी नाम आपको याद रखना है। तो बस इतना ही हो गया नर जनन तंत्र। लेकिन अब जो प्रश्न पूछे जाएंगे, और वह प्रश्न क्या है, फंक्शन। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या फंक्शन है। तो इस पूरे, ये जो पूरा चीज मैंने बताया उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट हीरो है जिसे हम लोग कहेंगे, वह क्या है, शुक्राणु। वह क्या है, शुक्राणु, जिसे हम लोग स्पर्म बोलते हैं। तो सबसे पहला आपको क्वेश्चन यही समझना है कि ये स्पर्म कहाँ बनता है, स्पर्म कहाँ बनता है, क्योंकि आप जानते हैं कि स्पर्म से ही बेबी बनेगा, वह बच्चा बनेगा। तो ये स्पर्म आखिर कहाँ बनता है, तो ये स्पर्म बनता है वृषण में। आगे की क्लासेस में आप देखेंगे कि वृषण का जब अनुप्रस्थ काट पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ऐसे स्ट्रक्चर होंगे, पाइप नुमा स्ट्रक्चर, उसी में जाके क्या बनता है, आपका शुक्राणु बनता है। और ये शुक्राणु 1 2 4 नहीं, मिलियंस, मतलब लाखों लाख शुक्राणु बनते हैं। पहला चीज आपने समझ लिया। तो बताइए शुक्राणु कहाँ बनेगा, वृषण में बनेगा, ये आपने समझ लिया। दूसरा वृषण का यह कार्य है कि इसमें हार्मोन भी बनता है, जिसे हम लोग बोलेंगे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो वृषण का 2 कार्य हो गया, पहला क्या कार्य हो गया, इसमें टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन बनेगा, और दूसरा क्या होगा, इसमें शुक्राणु का निर्माण होगा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन जो आपको पूछा जाएगा और आप कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको क्या पूछा जाएगा, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो वृषण है, वृषण कोश के साथ बॉडी के बाहर लटक रहा है, ऐसा क्यों, ये बॉडी के अंदर क्यों नहीं है। तो इसमें आपको यह आंसर देना है, यह उत्तर देना है कि वृषण में ये जो शुक्राणु बन रहा है उसके लिए टेम्परेचर, जो बॉडी टेम्परेचर है, यानी कि बॉडी का जो तापमान है उससे कुछ कम चाहिए, 2 से 3 डिग्री तापमान क्या चाहिए, कम चाहिए। इस कारण प्रकृति ने क्या किया, इसको बाहर लटकाया है, यानी कि ये जो वृषण है वह वृषण कोश में शरीर के बाहर लटकता हुआ रहता है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि यह बाहर क्यों लटक रहा है, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर शुक्राणु का सही प्रकार से निर्माण हो सके, इसलिए वृषण कोश में शरीर के बाहर प्रकृति ने बनाया है। समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ पर क्या बन गया, शुक्राणु बन गया। अब ये शुक्राणु बन गया तो शुक्राणु किस रास्ता से आगे जाएगा, तो उसे हम लोग कहते हैं शुक्रवाहिनी। शुक्राणु को आगे की ओर कौन ले जाएगा, शुक्रवाहिनी ले जाएगा। और ये शुक्रवाहिनी फिर आप देख रहे हैं इस प्रकार से यहाँ आया, और ये बॉडी के बाहर, ये जो स्पर्म है या बोले शुक्राणु, वह बॉडी के बाहर आ सकता है। अब चलिए, ये मैंने आपको समझा दिया, एनसीईआरटी के सारे बातों को मैंने आपको समझा दिया। लेकिन अभी 2 चीज आपको समझना बाकी है जो कि वीवीआई क्वेश्चन है, और वह है ये शुक्राशय ग्रंथि और प्रोस्टेट ग्रंथि का क्या कार्य है। तो ये शुक्राशय ग्रंथि और प्रोस्टेट ग्रंथि क्या करते हैं, यहाँ से तरल पदार्थ का निर्माण होता है। कैसे पदार्थ का निर्माण होगा, तरल पदार्थ का निर्माण होगा, जिसमें यह जो शुक्राणु है वह तैरता है। मतलब जब ये शुक्राणु आया तो इसी शुक्राशय के ग्रंथि से कुछ पदार्थ निकलेगा, और प्रोस्टेट ग्रंथि के से कुछ पदार्थ निकलेगा, उसी में ये तैरेगा। मतलब ये जब बॉडी के बाहर आएगा तो बॉडी के बाहर जो पदार्थ आ रहा है उसमें क्या होगा, शुक्राणु होगा, शुक्राशय ग्रंथि का पदार्थ होगा, प्रोस्टेट ग्रंथि का पदार्थ होगा, एक कॉपर्स ग्रंथि होता है उसका भी पदार्थ होगा। तो ये सारे पदार्थ मिलके शरीर से बाहर आते हैं।
इसका मतलब जो बॉडी से बाहर जो चीज़ आ रहा है उसमें सिर्फ आपका शुक्राणु नहीं है बल्कि बहुत सारे पदार्थ होते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि शुक्राशय ग्रंथि और प्रोस्टेट ग्रंथि का क्या कार्य है। तो शुक्राशय ग्रंथि और प्रोस्टेट ग्रंथि का कार्य में दो लिखना है पॉइंट। पहला, यह एक तरल मीडियम देता है जिसमें क्या तैर सके, शुक्राणु तैर सके। दूसरा, ये इसको न्यूट्रिशन देता है। क्या देता है, पोषण। किसको पोषण देता है, ये शुक्राणु को पोषण देता है। तो ये बात आप लिख देंगे तो आपको पूरा आंसर, पूरा नंबर मिल जाएगा। तो ये था आपका मानव जनन तंत्र। तो इसके बाद ये नर का था, मादा वाले को मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको पढ़ा रहा हूं। तो अब हम देखेंगे मादा जनन तंत्र को। तो मादा जनन तंत्र ठीक उसी प्रकार से एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स जो कि मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं उसी को देख के मैं आपको सब बताने वाला हूँ। तो ये देखिए, यही है मादा जनन तंत्र। तो मादा जनन तंत्र में बहुत ज़्यादा चीज़ आपको याद नहीं करना है क्योंकि आप क्लास 10th में हैं, आपको क्लास 10th के लेवल का ही याद करना है। तो जब हम लोग देखेंगे मादा जनन तंत्र, तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अंडाशय। आप देख सकते हैं ये है अंडाशय और यहाँ भी क्या है, अंडाशय। तो जैसे हम लोगों ने देखा था कि वृषण कितने संख्या में होते हैं, 2 की संख्या में होते हैं, तो यहाँ पर अंडाशय भी कितनी संख्या में है, 2 की संख्या में है। और इसी अंडाशय से किस चीज का निर्माण होगा, अंड कोशिका का निर्माण होगा। अंड कोशिका, अंडाणु, अंडा, आप जो भी बोलना चाहे बोल सकते हैं इसको। तो आप देख सकते हैं इसी अंडाशय में किसका निर्माण होता है, अंड कोशिका में का निर्माण होता है। तो सबसे पहला जो चीज मैं करने वाला हूं वह यह है कि मैं इसके पहले स्ट्रक्चर को बता देता हूं, उसके बाद इसके फंक्शन को आपको बता देता हूं। तो देखिए, सबसे पहला क्या हो गया, अंडाशय। अंडाशय के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर इस प्रकार का एक नालीनुमा रचना है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अंडवाहिनी। क्या बोलेंगे, अंडवाहिनी। तो आप देख सकते हैं इधर से भी एक अंडवाहिनी है और ये जब आ रहे हैं, खुल रहे हैं, तो ये जिस स्ट्रक्चर में खुलेंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, गर्भाशय। क्या बोलेंगे, गर्भाशय। और एक गर्भाशय इसका 3 पार्ट होता है, तो तीनों पार्ट आपको जानना नहीं है। नीचे के भाग को आपको जान लेना है कि गर्भाशय का जो नीचे का भाग है वह है ग्रीवा। क्या नाम है बताइए, ग्रीवा। और उसके नीचे का भाग क्या है, योनि। तो ये है आपका मादा जनन तंत्र। तो मादा जनन तंत्र में क्या हो गया, बहुत सिंपल। पहला क्या हो गया, अंडाशय हो गया, उसके बाद अंडवाहिनी हो गया। अंडवाहिनी कहाँ खुल रहा है, गर्भाशय में। और गर्भाशय के बाद क्या आ जाएगा, ग्रीवा। उसके बाद क्या आ जाएगा, योनि। तो आइए हम लोग देखते हैं कि अब इसका फंक्शन क्या क्या है। तो जो सबसे पहला चीज है वह है अंडाशय। तो अंडाशय का क्या फंक्शन है, यदि आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अंडाशय, या फिर बोले हिंदी में बोलना पड़ेगा कि अंडाशय का क्या कार्य है। तो अंडाशय का कार्य है, सबसे पहला क्या हो गया, अंड कोशिका बनाना। पहला क्या हो गया, अंड कोशिका बनाना। और दूसरा क्या हो गया, इससे हार्मोन भी निकलेगा, जैसे एस्ट्रोजन हार्मोन निकलेगा, प्रोजेस्टेरॉन, वो कहाँ से निकलेगा, आपका अंडाशय से निकलेगा। तो ये दो कार्य आप लिख सकते हैं अंडाशय के। तो आप देखेंगे कि अंडाशय से ये जो अंडा निकल रहा है उसको कौन पकड़ेगा, तो उसको ये फिम्ब्रियाई होता है, आप देख सकते हैं उंगलीनुमा रचना है, यह पकड़ेगा और इसको आगे की ओर ले जाएगा अंडवाहिनी तक। और फिर अंडवाहिनी से ये कहाँ आएगा, गर्भाशय में। ठीक है, अब लगातार मैं बताते जा रहा हूँ, बहुत सारी छोटी छोटी बातें बताऊंगा जो कि आपको समझना है। सबसे पहला चीज समझना है कि यहां से अंडाशय से क्या निकला, अंड कोशिका। तो अंड कोशिका को कौन पकड़ा, अंडवाहिनी। तो आपको ध्यान देना है जो पहला क्वेश्चन, अब आगे जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें पहला क्वेश्चन ये हो सकता है आपका कि बताइए कि यहां से यदि स्पर्म प्रवेश कर रहा है, स्पर्म योनि से हो तो इस प्रकार से प्रवेश करेगा। स्पर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, शुक्राणु बोलते हैं। तो ये जो शुक्राणु यहाँ पर आएगा तो उसका अंड कोशिका से कहाँ मिलन होगा, कहाँ निषेचन होगा। तो इसका उत्तर है, इसका निषेचन होगा अंडवाहिनी में। कहाँ पर होगा, अंडवाहिनी में। अंडवाहिनी में ही निषेचन होगा। तो चलिए, आपका 1 नंबर तो पक्का हो गया क्योंकि आपको याद हो गया कि निषेचन कहाँ होता है, अंडवाहिनी में। बहुत सारे बच्चे इसका गलत उत्तर कर देते हैं, उनको लगता है कि निषेचन कहीं भी लिख देंगे तो सही होगा, लेकिन निषेचन कहाँ होगा, अंडवाहिनी में। अब ये आपने ये समझ लिया। चलिए, इसके बाद हम लोग को यह देखना है कि यहां से जब ये आगे आएगा तो इस गर्भाशय में यह जो
अंडाशय ये जो युग्मनज बनेगा जिसे हम लोग जाइगोट बोल रहे हैं, वह जो है सो भ्रूण बनाएगा। क्या बनाएगा? भ्रूण। और उसी भ्रूण से यहाँ पर फिर बेबी का विकास होगा, यानी कि ये जो बच्चा है यहीं पर इसका विकास होगा। कहाँ पर बच्चे का विकास होगा? गर्भाशय में बच्चे का विकास होगा। इतना आपने समझ लिया। अब एक दो पॉइंट्स और मैं बता देता हूँ। तो अब हम लोग एक चीज ये पढ़ेंगे कि जो गर्भाशय है उसका दरवाजा कौन है। तो गर्भाशय का जो दरवाजा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रीवा। ग्रीवा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, आपको याद रखना है। ये जो ग्रीवा है गर्भाशय का क्या है? दरवाजा। इसका मतलब यदि किसी स्पर्म को या फिर बोले शुक्राणु को यहाँ आगे की ओर जाना है, गर्भाशय में जाना है, तो किससे होके जाएगा? ग्रीवा से होके जाएगा। तो यदि मान लीजिए एक मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि किसी विधि के द्वारा आपने इस ग्रीवा को बंद कर दिया, कोई विधि जैसे कि केमिकल विधि, कोई केमिकल लेके आपने क्या किया? इस ग्रीवा को बंद कर दिया, तो बताइए कि क्या यहाँ से ये जो शुक्राणु है आगे जा पाएगा? क्या नहीं जा पाएगा। तो यदि ये शुक्राणु आगे नहीं जा पाएगा तो निषेचन होगा? नहीं होगा। और यदि निषेचन नहीं होगा तो क्या वह बच्चा वहां पर पैदा हो सकता है? तो आंसर है नहीं। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ट्रासेप्शन मेथड पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग को यह देखना है गर्भ निरोधन विधि। तो गर्भ निरोधन विधि में देखना है कि कैसे गर्भ को निरोध किया जा सकता है। तो उसमें एक विधि यह भी हम लोग देखते हैं कि कोई केमिकल हम लोग खाएंगे तो उससे ग्रीवा क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, जिससे कि स्पर्म या फिर बोले शुक्राणु आगे नहीं जा पाएगा। और जब शुक्राणु आगे जाएगा ही नहीं, निषेचन होगा ही नहीं, तो बच्चे कैसे बनेंगे? तो आप बोलेंगे कि सर आपने शुरू में ही ये क्या पढ़ाया, अभी तो आपने शुरू में कुछ पढ़ाया नहीं। तो चलिए हम लोग शुरू से सब चीज़ पढ़ते हैं। तो अब आपको पता चल गया, ग्रीवा का कार्य भी पता चल गया, गर्भाशय का कार्य भी पता चल गया, और इसके बाद आपने अंडवाहिनी का कार्य देख लिया, अंडाशय का कार्य देख लिया। तो एनसीईआरटी में बहुत सारी और भी चीज़ें आपको बताई गई हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग अब पढ़ते हैं। तो सबसे पहला अंडाशय के बारे में। मादा युग्मक जिससे हम लोग क्या बोलेंगे? अंडकोशिका का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में होता है। अब तो ये आपको कंठस्थ हो गया है, याद हो गया है। तो आगे नेक्स्ट हम लोग को क्या देखना है? नेक्स्ट ये देखना है कि लड़की के जन्म के समय ही, यानी कि जब लड़की यानी कि फीमेल जो चाइल्ड है उसका जब जन्म नहीं हुआ होता है, तो यहाँ पर हजारों अपरिपक्व अंडे पहले से ही मौजूद होते हैं। ये देखिए मैं लिखते भी चल रहा हूं कि हजारों यहाँ पर अपरिपक्व अंडे, अपरिपक्व। तो आप क्या कर सकते हैं? वीडियो को थोड़ा फास्ट मोड में देखिए तो आपको टाइम बच सकता है। अपरिपक्व अंड मौजूद होते हैं। कहां पर मौजूद होते हैं? ये अंडाशय में मौजूद होते हैं। इसका मतलब जब फीमेल चाइल्ड का जन्म नहीं हुआ है उसके पहले ही उसके शरीर में बहुत सारे अपरिपक्व अंड कोशिकाएं मौजूद होती हैं। और जब वो फीमेल चाइल्ड 12 से 13 या अलग अलग उम्र आप समझ लीजिए कि 10 से लेके 13 साल की जब होंगी, तो उनमें प्रत्येक महीना एक कोशिका, क्या बोलेंगे? एक अंड परिपक्व होगा, परिपक्व होगा प्रत्येक महीना। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि मादा के शरीर से या तो इस ओवरी कहते हैं हम लोग, अंडाशय को ओवरी कहते हैं, तो या तो इस अंडाशय से या तो इस अंडाशय से प्रत्येक महीना क्या निकलेगा? एक अंडा निकलेगा, एक अंड कोशिका निकलेगा। तो इस महीना यदि इससे निकला तो नेक्स्ट महीना इससे, फिर नेक्स्ट महीना इससे, इस प्रकार से प्रत्येक महीना कितना अंड कोशिका निकलेगा? एक। तो सोच लीजिए 12 महीने में कितना निकला? 12। तो आप इस प्रकार से सोच सकते हैं कि, तो अब आपने समझ लिया कि प्रत्येक महीना या तो इस अंडाशय से या तो इस अंडाशय से एक एक अंड कोशिका निकलेगा। अब यहाँ जो अंड कोशिका निकल रहा है उसको कौन रिसीव करेगा? अंडवाहिनी रिसीव करेगा। अब ध्यान देने वाला बात यह है कि यदि यहाँ पर स्पर्म आएगा, जिसे हम लोग बोलेंगे क्या? स्पर्म को क्या बोलेंगे बताइए? शुक्राणु। तो यदि ये शुक्राणु आएगा तो इनमें क्या हो जाएगा? निषेचन होगा, और निषेचन के बाद क्या बनेगा? युग्मनज। क्या बन जाएगा? युग्मनज। और उसके बाद बनेगा भ्रूण, और वह भ्रूण यहाँ पे विकसित होगा, यानी कि ये भ्रूण इससे लग जाएगा और इसी में विकसित होगा, और फिर उससे क्या होगा? बेबी का निर्माण होगा।
तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया था कि अंडाशय से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। गर्भाशय के बारे में थोड़ा सा आप फिर से 2 लाइन सुन लीजिए कि यह एक थैलीनुमा रचना है जहां पर शिशु का विकास होता है। तो यहां मैंने बता दिया कि ये क्या है, एक थैलीनुमा रचना है। तो ये थैलीनुमा रचना है और इलास्टिक होता है, मतलब यदि बेबी का इसमें विकास होगा तो ये क्या होगा, धीरे धीरे फूल सकता है। तो ये सारी बातें लिखी गई हैं। अब जो एकदम खास बात आपको पढ़ना है वह यह पढ़ना है कि जब अंड कोशिका का निषेचन नहीं होता है, यानी कि जब अंड कोशिका में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा, और जब अंड कोशिका में फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होगा। तो ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि यदि अंड कोशिका है, यहाँ से शुक्राणु जा रहा है, तो यदि इनमें फर्टिलाइजेशन होगा यानी कि इनमें मिलन होगा तो क्या बनेगा, युग्मनज, युग्मनज से भ्रूण बनेगा और भ्रूण यहाँ पर विकसित होगा और उसी से फिर बच्चे का निर्माण होगा। तो यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब बच्चा बनता है तो उसको न्यूट्रिशन कैसे मिलता है। तो यहाँ पर हम लोगों को पढ़ लेना है प्लेसेंटा के बारे में। एक नया वर्ड वीवीआई जिसको हम लोग कहते हैं वीवीआई, वह है प्लेसेंटा। तो आप बोलेंगे प्लेसेंटा क्या होता है, तो प्लेसेंटा इस प्रकार से, ये देखिए ये एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होगा, इस प्रकार से प्लेसेंटा होगा। यदि मैं यहां पर बना दूं ऐसे बच्चा को, तो देख सकते हैं आप नाभि है, तो ये है प्लेसेंटा, ये आप देख सक रहे हैं, ये क्या है, प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा क्या कर रहा है, प्लेसेंटा से मां का जो न्यूट्रिशन है, मतलब माता से उस शिशु तक न्यूट्रिशन पहुंचता है। यानी कि ये जो शिशु है उस तक जो न्यूट्रिशन है यानी कि पोषक तत्व है वो कैसे पहुंचते हैं, इस प्लेसेंटा से पहुंचते हैं। तो प्लेसेंटा के बारे में आप लिख सकते हैं, यह एक विशिष्ट ऊतक है जिसकी तस्तरी नुमा संरचना गर्भाशय में धंसी रहती है। तो ये लाइन आपको लिखना है कि प्लेसेंटा क्या है, एक तस्तरी नुमा यानी कि प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है जो कि गर्भाशय के दीवार में धंसी रहती है। कहाँ धंसी रहती है, गर्भाशय के दीवार में, और उसी से शिशु क्या करता है, अपना भोजन को ग्रहण करता है। तो यदि आपको क्वेश्चन आएगा कि प्लेसेंटा क्या है, तो आप लिख सकते हैं कि प्लेसेंटा जो मैंने बताया वही, और दूसरा प्लेसेंटा का क्या कार्य है। तो कार्य मैं पहला बता दे रहा हूं, मां के रक्त से ग्लूकोज, ऑक्सीजन आदि पोषण जो है वह भ्रूण को प्रदान किया जाता है, किसके द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा। और दूसरा, यदि ये शिशु है, जो शिशु बन रहा है वहां पर, जो बच्चा बड़ा हो रहा है वहां पर, तो उसके शरीर में जो व्यर्थ पदार्थ होगा वह भी इसी के द्वारा मां के शरीर में भेज दिया जाएगा। तो 2 चीज आपने समझ लिया, ऑक्सीजन प्लेसेंटा से ले रहा है, भोजन के अणु प्लेसेंटा से ले रहा है। तो इस भोजन के अणु जैसे मां ने जो खाया वो नहीं ले रहा है, ब्लड के रूप में ले रहा है, ये आप जान लीजिए, रक्त के रूप में ले रहा है। और दूसरा क्या हो गया, यहाँ से जो इसमें व्यर्थ पदार्थ निकला बन रहा है उसको मां के शरीर में वह भेज दे रहा है। तो ये था सारा चीज आपका। अंड के निषेचन से लेकर शिशु के जन्म तक के समय को गर्भकाल कहते हैं, इसकी अवधि लगभग 9 माह होती है। और अब हम लोग देख रहे हैं अपने आगे के टॉपिक को। तो यहाँ पर मैंने 2 चीज आपको पढ़ाया था, जब मादा जनन तंत्र पढ़ाया था तब सबसे पहला चीज पढ़ाया था कि क्या होता है जब निषेचन होता है, निषेचन जब होता है तो क्या होता है। और उसके बाद एक और प्रश्न मैंने आपसे पूछा था कि क्या होगा जब निषेचन नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग दूसरे प्रश्न को देखने वाले हैं कि क्या होगा यदि निषेचन नहीं होगा। तो पहले प्रश्न को जैसे मैंने बताया था कि क्या होगा जब निषेचन होगा, तो हम लोगों ने देखा था कि निषेचन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, यहाँ पर अंड कोशिका का बनना। और अंड कोशिका कहां बनेगा, अंड कोशिका कहां पर बन रहा था, ये अंडाशय में बन रहा था। तो जब अंड कोशिका बनेगा और ये आगे की ओर अंडवाहिनी में जाएगा, तो यदि यहां पर शुक्राणु आ रहा है, क्या आ रहा है, शुक्राणु, तो ये शुक्राणु क्या करेगा, फिर आगे की ओर जाएगा ग्रीवा के होते हुए और फिर यहां पर आएगा और यह इससे निषेचित होगा, मतलब निषेचन होगा। और इस निषेचन के द्वारा यहां पर युग्मनज का निर्माण होगा। और यही ये जो युग्मनज बनेगा वही क्या करेगा, फिर आगे आएगा और फिर उसमें डिवीजन होगा। और डिवीजन के बाद क्या होगा, वह भ्रूण का निर्माण करेगा। और वह जो भ्रूण है यहाँ पर इस गर्भाशय में धंस जाएगा और फिर वही फिर बच्चे का निर्माण करेगा। तो ये मैंने आपको बता दिया था कि क्या होता है जब निषेचन होगा।
तो अभी हम लोगों को ये पढ़ना है कि क्या होगा जब निषेचन नहीं होगा। तो अब आप समझिए कि निषेचन नहीं होगा, इसका क्या मतलब है कि ये जो शुक्राणु है वो यहाँ पर नहीं पहुँच रहा है, मतलब मादा के शरीर में नहीं पहुँच रहा है। यानी कि जब मादा के शरीर में शुक्राणु नहीं पहुँचेगा तो वाजिब है कि वहाँ पर निषेचन तो नहीं होगा, क्योंकि निषेचन के लिए क्या चाहिए, निषेचन के लिए अंड कोशिका भी चाहिए और शुक्राणु भी चाहिए। तो शुक्राणु जब नहीं पहुँचेगा तो निषेचन नहीं होगा। तो क्या होगा, तो इसके पहले आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि प्रत्येक महीने क्या होता है। यहाँ पर प्रत्येक अंडाशय से अल्टरनेट, इस अंडाशय से या फिर इस अंडाशय से प्रत्येक महीने एक अंडा का विकास होता है, एक अंडा कोशिका का या फिर बोलेंगे अंड कोशिका का विकास होगा। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखिए कि जो गर्भाशय का दीवाल है वह भी बहुत स्पॉन्जी होना शुरू हो जाएगा। क्या होना शुरू हो जाएगा, स्पॉन्जी, दोनों साथ साथ होगा। देखिए क्या हुआ, फिर से समझ लीजिए, प्रत्येक महीना किसी एक अंड कोशिका से एक अंडे का विकास होगा, या फिर बोलेंगे कि एक अंड कोशिका का विकास होगा, और साथ ही साथ यहाँ गर्भाशय में इसका जो दीवाल है वह स्पॉन्जी हो जाएगा, उसमें बहुत सारा ब्लड का यहाँ पर जमाव हो जाएगा। तो ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा ताकि जब ये अंड कोशिका यहाँ पर आए और यदि स्पर्म आए तो स्पर्म आके निषेचन हो, और निषेचन होने के बाद जो भ्रूण बने उसका यहाँ पर क्या हो, जो भ्रूण बने वह यहाँ पर क्या हो, धंसे, और वह जो भ्रूण है इस गर्भाशय की दीवार से क्या ले, न्यूट्रिशन को ले, पोषण को ले, और फिर वो बच्चे में परिवर्तित हो। तो एक नॉर्मल प्रक्रिया है, ये मैंने बताया। लेकिन अब यहाँ पर आपको समझना है कि क्या होगा जब यदि यह स्पर्म नहीं पहुँचेगा। तो जब ये स्पर्म नहीं पहुँचेगा तो प्रत्येक महीने जो एक अंडा बन रहा है और साथ में यहाँ पर ये जो गर्भाशय का दीवार जो बहुत स्पॉन्जी हो रहा है, तो ये जो है इसका इंतजार करेगा। किसका इंतजार करेगा, स्पर्म का। तो आपके बुक में लिखा हुआ है जो एक दिन का ये इंतजार करेगा। और यदि ऐसा नहीं होगा तो यह जो अंड कोशिका है यहाँ पर ये जो दीवाल है गर्भाशय का, उसके साथ टूट टूट कर ये जो दीवाल है वह शरीर के बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। और कब तक गिरेगा, तो ये 2 से 8 दिन का क्रम चलेगा, जिसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, रजोधर्म कहते हैं। तो यह यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो गर्भाशय का दीवार है जो कि बहुत स्पॉन्जी हो चुका है, इसमें बहुत सारे ब्लड का जमाव है, वह क्या होगा, टूट टूट के बॉडी के बाहर गिरेगा। और इसी के साथ यह जो अंड कोशिका है यह भी शरीर के बाहर चला जाएगा, और अल्टीमेटली ये सारा ये टूट के बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 से 8 दिन तक ऐसा प्रक्रिया चलेगा, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऋतुस्राव बोलेंगे, रजोधर्म बोलेंगे। तो आप बोलेंगे कि ठीक है ऐसा तो हुआ, पहले महीना ऐसा हुआ, तो फिर क्या हो गया, तो फिर ये पूरा जो साइकिल चलता है ये समझ लीजिए, पूरा साइकिल मान लीजिए 28 डेज का चलेगा। तो मान लीजिए कि पहले 28 डेज में सब समाप्त हो गया है यहाँ पर, तो फिर से यह प्रक्रिया शुरू होगा। फिर से पहले दिन से क्या होगा, यहाँ पर अंडा का विकास होना शुरू होगा, और यहाँ पर यह जो दीवार है वापस बनना शुरू हो जाएगा, और फिर से ये इंतजार करेगा। ये 14वें दिन यहाँ पर क्या होता है, ये अंडा यहाँ पर निकलता है। ये जो 28 दिन का साइकिल होता है उसमें 14वें दिन यहाँ पर, यहाँ से अंडा यहाँ निकलेगा और ये यहाँ पर आएगा। फिर ये क्या करेगा, इसका इंतजार करेगा, और फिर उसके बाद यदि ये नहीं आता है तो कुछ दिन रुकने के बाद ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाल जो कि प्रत्येक महीना बनेगा। ये भी ध्यान दीजिए कि जैसे जैसे इस अंडे का विकास होगा वैसे वैसे यहाँ पर ये दीवाल का भी निर्माण होगा। तो अब आप पूछिए यह प्रश्न कि सर ये दीवाल क्यों बन रहा है, या फिर बोलेंगे कि यहाँ जो ये दीवार है वह स्पॉन्जी क्यों हो रहा है। तो वह इसलिए हो रहा है ताकि वह तैयार हो सके, यदि यहाँ पर निषेचन होता है तो उसमें भ्रूण जो है उसको विकसित कर सके। तो यानी कि ये जो भ्रूण है वह किस में विकसित होता है, इसी दीवार में विकसित होता है। तो इसका मतलब प्रत्येक महीना यहाँ पर अंडे का भी विकास होगा और इस दीवार का भी विकास होगा। और यदि स्पर्म नहीं पहुंचा तो प्रत्येक महीना अंडा भी मर जाएगा और ये दीवार भी टूट के बॉडी के बाहर जाना शुरू होगा। तो ये जो दीवार है बॉडी के बाहर ब्लड के रूप में, म्यूकस के रूप में ये जाता जाएगा,
और ये कितने दिन का चलेगा, ये 2 से 8 दिन का चलेगा। आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, रजोस्राव, रजोवृत्ति, यही सब नाम आप लिख सकते हैं। मासिक धर्म भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो यही इसका आंसर भी है कि यदि निषेचन नहीं होगा तो क्या होगा। तो अब चलिए मैं इसको पढ़ के दिखा देता हूं। हर महीने गर्भाशय खुद को निषेचित अंड प्राप्त करने के लिए तैयार करता है। तो प्रत्येक महीने एक अंड का भी निर्माण होगा, या तो इधर से या तो उधर से, और साथ साथ गर्भाशय भी अपने आप को तैयार करेगा ताकि वहां पर निषेचित जो अंडा है, या फिर बोलेंगे कि जो युग्मनज बन रहा है, वो वहां पर वृद्धि कर सके। ये प्रत्येक महीना हो रहा है। गर्भाशय की भित्ति, वाल मतलब जो मैंने वाल बताया था, उसका मतलब क्या हो गया, भित्ति। तो गर्भाशय की भित्ति मांसल और स्पॉन्जी हो जाती है। तो ये मांसल हो जाएगा, स्पॉन्जी हो जाएगा, ब्लड का बहुत ज़्यादा जमाव हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, ताकि यदि ये भ्रूण आएगा यहाँ पर तो वो विकसित हो सके। यह भ्रूण के विकास के लिए जरूरी है। लेकिन क्या होगा यदि यहाँ स्पर्म नहीं पहुँचेगा, तो यदि ये स्पर्म नहीं पहुँचेगा यानी कि निषेचन नहीं होता है, तो इसकी भित्ति कोई जरूरी नहीं होता, और इसका भित्ति यानी कि यह जो वाल है वह टूट टूट के बॉडी के बाहर जाएगा। अतः यह पर धीरे धीरे टूटकर योनि में रक्त एवं म्यूकस के रूप में बाहर निकलते हैं। यानी कि योनि में नहीं बोलेंगे, योनि से ये रक्त के रूप में और ब्लड के रूप में बाहर निकलेगा, म्यूकस के रूप में बाहर निकलेगा। कितने दिनों तक, 2 से 8 दिनों तक निकलेगा। यह इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऋतुस्राव या रजोधर्म, मासिक धर्म, जो भी आप बोलना चाहें, इसे हम लोग बोल सकते हैं। तो 40 से 50 वर्ष की उम्र के बाद अंडाशय से अंडा निकलना बंद हो जाएगा। तो ये रजोवृत्ति या फिर जो भी आप बोले वह भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। किस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पर रजोधर्म क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब चलिए हम लोग आगे के टॉपिक को देखते हैं। तो आगे का टॉपिक अब सिंपल टॉपिक है, इसको मैं आपको करा दे रहा हूँ। बहुत सिंपल है, पढ़ के मैं करा दे रहा हूँ, लेकिन हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो अब आ गया जनन स्वास्थ्य। तो जनन स्वास्थ्य में, जनन स्वास्थ्य का अर्थ है जनन से संबंधित सभी आयाम, जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं वैवाहिक रूप से स्वस्थ होना। मतलब जनन एक ऐसा प्रक्रिया नहीं है जिसको कोई भी कहीं भी कभी भी कर सकता है। इसके लिए बहुत सोचना समझना, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना, मानसिक रूप से स्वस्थ रहना, सामाजिक रूप से स्वस्थ रहना होना चाहिए। तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, खासकर महिलाओं के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये चीज़। क्योंकि मान लीजिए कि कोई स्त्री है और बार बार वो गर्भवती हो रही है, प्रत्येक साल गर्भवती हो जा रही है, बच्चे को जन्म दे रही है, तो सोचिए कि उसका शरीर कितना टूट जाएगा, कितना कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए जनन स्वास्थ्य को हम लोगों को पढ़ना होता है। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे बीमारी हैं जो कि रिप्रोडक्शन के कारण फैलते हैं, सेक्सुअल डिजीज जिसे हम लोग कहते हैं। तो इसमें सबसे पहला आपको पढ़ना है रोगों का लैंगिक संचार, जिसे बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज। तो रोगों का लैंगिक संचार में आपको 2 चीज बस याद कर लेना है। एक होता है जीवाणु द्वारा रोग, और एक होता है विषाणु द्वारा रोग। तो बस आपको 2 चीज पढ़ना। सबसे पहले आप समझ लीजिए एसटीडीज क्या है। एसटीडीज मतलब जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं, जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिट हो सकते हैं। मतलब कि जब आप सेक्सुअल एक्ट करते हैं उसके द्वारा ही वे ट्रांसफर हो सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो उसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस 2 चीज़ याद कर लेना है कि जीवाणु के द्वारा कौन कौन से रोग होंगे। जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, और विषाणु मतलब वायरस। तो वायरस के द्वारा कौन कौन रोग होगा, और फिर बैक्टीरिया के द्वारा कौन कौन रोग होगा। तो 2 नाम याद कर लीजिए। तो जीवाणु के द्वारा जो 2 नाम है वह है गोनोरिया और सिफिलिस। सिफिलिस 2 नाम हो गया। और विषाणु मतलब वायरस के द्वारा क्या हो गया आपका, एड्स, और दूसरा क्या हो गया, वार्ट्स या मस्सा, यहां पर लिखा हुआ है, मैं वही लिख देता हूं। तो बस इतना सारा आपको याद कर लेना है कि जीवाणु के द्वारा क्या होगा, गनोरिया और सिफिलिस हो जाएगा, और विषाणु के द्वारा क्या होगा, एड्स एंड वार्ट्स होगा। तो इन्हीं 2 नामों को आप याद कर सकते हैं, बस कोई खास और चीज आपको याद नहीं करना है। अब चलिए, अब हम लोग को पढ़ना है कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स, कि कैसे हम लोग बच्चे को होने से रोकें। यानी कि हम लोग इसको कहते हैं गर्भ निरोधन के प्रकार, गर्भ निरोधन कैसे कर सकते हैं। तो
तो गर्भ निरोधन के बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर दो बात आपको समझना है। गर्भ निरोधन में पहला प्रकार होगा, इसको बोलेंगे परमानेंट मेथड। परमानेंट मेथड मतलब कि हमेशा के लिए गर्भ निरोधन से आप गर्भ निरोधन हो जाएगा। और दूसरा होता है टेम्पोररी मेथड, जिसमें कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए गर्भ निरोधन हो सकता है। तो जो परमानेंट मेथड है, परमानेंट मेथड में सबसे पहला है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड मतलब कि काट छांट के फिर यहाँ पर हम लोग यानी कि ऑपरेशन के द्वारा गर्भ निरोधन कर सकते हैं, और ये परमानेंट मेथड होगा। तो ऑपरेशन के थ्रू जो गर्भ निरोधन होता है उसमें सबसे पहला होता है आपका ट्यूबेक्टोमी होता है, ट्यूबेक्टोमी। और दूसरा क्या होता है, वासेक्टोमी। तो ट्यूबेक्टोमी और वासेक्टोमी आप हिंदी में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो यहां पर जो हम लोगों ने देखा था कि फेलोपियन ट्यूब आपने पढ़ा था, याद करिए। फीमेल का जो मैंने रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था आपको, जनन तंत्र पढ़ाया था, तो वहां पर हम लोगों ने फीमेल में क्या पढ़ा था, याद करिए। इस प्रकार से अंडवाहिनी पढ़ा था। अंडवाहिनी, ये देखिए ऐसा अंडवाहिनी था, याद करिए, ये अंडवाहिनी था। अभी तुरंत मैंने फोटो भी दिखाया आपका, तो ये था अंडवाहिनी। तो जब अंडवाहिनी को काट दिया जाएगा और उसको बांध दिया जाएगा, जरा सोचिए, दोनों तरफ के अंडवाहिनी को काट दिया जाए और बांध दिया जाए, तो क्या यहाँ पर जो अंडा निकल रहा है वो आगे जाएगा? तो आंसर है नहीं। और जब ये अंडा आगे नहीं जाएगा तो निषेचन नहीं होगा, और निषेचन नहीं होगा तो ये गर्भ निरोधन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया ट्यूबेक्टोमी, यानी कि ये जो अंडवाहिनी को काट के बांधना क्या हो गया, ट्यूबेक्टोमी। और दूसरा क्या होता है, वैसेक्टोमी। तो इसमें क्या करते हैं, वृषण आपने पढ़ा है, तो शुक्रवाहिनी वहां पर मैंने आपको बताया था। तो यदि शुक्रवाहिनी को काट दिया जाए और बांध दिया जाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वैसेक्टोमी बोलेंगे। तो इस प्रकार से ये परमानेंट मेथड हो गया, मतलब कि इसमें ऑपरेशन के द्वारा फिर गर्भ निरोधन किया जा सकता है। इसके बाद है आपका यांत्रिक अवरोध है। क्या है बताइए, यांत्रिक अवरोध। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक बात आप याद रखिए कि एग्जाम में बहुत बार ये पूछा जाता है कि गर्भ निरोधक के कोई दो तरीके बताइए। तो आप लिख सकते हैं, पहला तरीका हो गया यांत्रिक अवरोध हो गया, दूसरा हो गया ऑपरेशन। तो पहला जैसे मैंने बता रहा हूँ, यांत्रिक अवरोध में क्या हो गया, कॉन्डोम का उपयोग हो गया। इसके बाद सर्वाइकल कैप है, इसका उपयोग करके हम लोग गर्भ निरोधन कर सकते हैं। और इसका बाद है रासायनिक तकनीक। तो रासायनिक तकनीक में आपको जैसे मैंने बताया था कि बहुत सारे बाजार में गोली मौजूद है, पिल्स मौजूद है, जिसको यदि लिया जाए तो हार्मोनल इम्बैलेंस कर देते हैं। और जब हार्मोनल इम्बैलेंस करेंगे तो फिर वहाँ पर गर्भ निरोधन हो जाएगा। जैसे कि अंडा को बनना रोक सकते हैं, साथ ही साथ स्पर्म को अंडा तक पहुंचने का रास्ता बंद कर सकते हैं। ग्रीवा मैंने पढ़ाया था, ग्रीवा को बंद करा जा सकता है। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो वो हो गया रासायनिक विधि। तो दूसरा क्या हो गया आपका, रासायनिक तकनीक। इसको इंग्लिश में केमिकल टेक्निक भी बोल सकते हैं। विधि हो गया, विधि लिख देता हूं, तकनीक आप लिख लीजिएगा मन है तो। रासायनिक विधि हो गया। फिर शल्य क्रिया जो मैंने ऑपरेशन बताया। फिर एक होता है कॉपर टी या फिर लूप का उपयोग करना। तो कॉपर टी या लूप के द्वारा भी गर्भ निरोधन किया जा सकता है। तो ये कॉपर टी या लूप के द्वारा कुछ दिनों तक, जैसे कि मान लीजिए 2 साल 3 साल 5 साल, वो अपना समय रहता है, उस हिसाब से यहाँ गर्भ निरोधन किया जा सकता है। तो ये 4 लिख सकते हैं, यांत्रिक अवरोध, रासायनिक, कॉपर टी के द्वारा और शल्य क्रिया द्वारा। तो ये एकदम याद रखना है आपको। तो ये इस प्रकार से चैप्टर समाप्त होता है। और आपको जो भी चैप्टर्स के वीडियो पढ़ने हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।